नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, ईरान के सामने अब नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप दोनों पस्त नजर आ रहे हैं। आलम ऐसे हो गए हैं कि अब ये दोनों हमलावर नेता युद्ध कब खत्म होगा इसके बयान देने लगे हैं। आज ही डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि 4 या 5 हफ्ते तक यह युद्ध चलेगा, और वही नेतन्याहू, जी हां, बेन्यामिन नेतन्याहू ने फॉक्स न्यूज के हैनेटी प्रोग्राम में कहा है कि मैंने कहा था कि यह जल्दी और निर्णायक हो सकता है, इसमें कुछ समय लग सकता है, लेकिन यह कभी न खत्म होने वाला युद्ध नहीं है और यह सालों नहीं चलेगा। मतलब नेतन्याहू भी संकेत दे रहे हैं कि गजा जैसा लंबा युद्ध यहां नहीं छिड़ेगा। नेतन्याहू ने कहा है कि ईरान के खिलाफ युद्ध ईरानी लोगों के लिए उनकी सरकार गिराने का माहौल बना रहा है। मतलब ईरान में तख्ता पलट की बात इजराइल ने तो मान ली है, हालांकि अमेरिका इस पर आनाकानी कर रहा है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जानते हैं कि अब देश में उनके खिलाफ माहौल बन रहा है, यानी उनके ही देश में उनके खिलाफ अब माहौल बन रहा है। और खासकर बच्चियों की स्कूल पर की गई बमबारी से ट्रंप पर सवाल उठने लगे हैं। आज ही अमेरिका के विदेश मंत्री मार्क रूबियो ने कहा है कि ईरान में एक स्कूल पर हुए हमले की अमेरिकी रक्षा मंत्रालय जांच करेगा। उन्होंने कहा कि यह जांच की जाएगी कि क्या यह वाकई अमेरिकी हमला था। वहीं कैलिफोर्निया के गवर्नर गेविन न्यूसोम ने भी कहा है, इस पर आपत्ति जताते हुए कहा है कि हमें इस बात का समाधान निकालना होगा कि हमारे बमों या इजरायली बमों का इस्तेमाल स्कूल के बच्चों, युवा लड़कियों, इन सबको मारने के लिए क्यों किया गया। देखिए जरा इस वीडियो को, यह वीडियो देखना यहां जरूरी है और उसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। देख लीजिए इस वीडियो। We have to reconcile why our bombs were used, or Israeli bombs were used, to kill children, young girls at a school, and what the imminent threat was. It hasn't been described. Again, what was described today extensively were the beautiful ballroom and the curtains in the White House. तो ये लगातार सवाल उठ रहे हैं। तो ट्रंप के फैसले के बाद अब जांच की बात उठने लगी है। उधर ईरान जिस तेजी से और जितने बड़े जखीरे के साथ खुद पर हुए हमले का जवाब दे रहा है, उसकी कल्पना डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू को नहीं थी। आपको बता दूं कि इजराइल और अमेरिका समेत उसके साथी देशों को ईरान के हर एक हमले को रोकने के लिए लाखों डॉलर खर्च करने पड़ रहे हैं। और जबकि ईरान जो हमले कर रहा है उसमें सस्ते हथियारों का इस्तेमाल कर रहा है। इसे ईरान की लंबे समय तक चलने वाली लड़ाई की तैयारी के रूप में देखा जा रहा है। खबरें यह भी आ रही हैं कि इजराइल और अमेरिका और उसके साथी देशों के पास अब इंटरसेप्टर्स, जी हां, जिससे आप अपना डिफेंस सिस्टम जो है उसको एक्टिव करते हैं और उससे दुश्मन के हथियारों को, मिसाइलों को मार गिराते हैं। तो इंटरसेप्टर्स की कमी पड़ने लगी है, चाहे वो इजराइल हो, चाहे अमेरिका हो या उसके साथी देश हो। अमेरिका चाहकर भी इन देशों को हथियारों की सप्लाई नहीं कर पा रहा है, और इस पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पूर्ववर्ती राष्ट्रपति जो बाइडेन और यूक्रेन पर नाराजगी भी जताई है। रिपोर्ट्स के अनुसार ईरान के पास अब भी हजारों की संख्या में ड्रोन और मिसाइलें हैं। वो युद्ध के बावजूद लगातार इनका प्रोडक्शन भी कर रहे हैं, और इसके लिए ईरान ने पहले से ही तैयारी की हुई थी। इसका मतलब है कि ईरान हर दिन हजारों की संख्या में ड्रोन को लॉन्च कर सकता है। यह दुश्मन के एयर डिफेंस को तबाह करने की रणनीति का हिस्सा है। जब इजराइल, अमेरिका और उसके सहयोगी देशों के इंटरसेप्टर्स खत्म हो जाएंगे तो ईरान उसके बाद असली हथियारों का इस्तेमाल करेगा, और उसका जवाब ये देश कैसे दे पाएंगे, यह चिंता अब उनके रणनीतिकारों को होने लगी है। आपको यह भी बता दूं दोस्तों कि अमेरिका के पास अब इस इलाके में 100 से ज्यादा, जी हां, 100 से ज्यादा लड़ाकू विमान हैं, और अमेरिकी नेवी ने खाड़ी और पूर्वी भूमध्य सागर में लगभग 1 दर्जन अर्ले वर्क क्लास डिस्ट्रॉयर भी तैनात कर लिया है। लेकिन यह बड़ी क्षमताएं भी ईरान को कुछ टारगेट पर सफलतापूर्वक हमला करने से रोकने के लिए शायद काफी नहीं है। अमेरिका और इजराइल के इन नए हमलों से पहले ईरान के पास शायद करीब 2000 कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों का जखीरा था। उसके पास और भी कई वन वे अटैक ड्रोन हैं। बीबीसी के मुताबिक ब्रिटिश रॉयल नेवी के पूर्व कमांडर टॉम शार्प का कहना है कि ईरान की ड्रोन और मिसाइल क्षमता बहुत ज्यादा विस्तृत है। देखिए, ये ब्रिटिश
ये पूर्व कमांडर हैं ब्रिटिश रॉयल नेवी के और टॉम शार्प। उनका कहना है कि ईरान की ड्रोन और मिसाइल क्षमता बहुत ज्यादा विस्तृत है। ऐसी प्रतिक्रिया बता रही है कि ईरान के सामने अमेरिका हाँफ रहा है। जी हां, अमेरिका हाँफ रहा है। वहीं अब इस युद्ध में रूस के बाद चीन की भी ऐसी ही प्रतिक्रिया आई है, जो अमेरिका और इजराइल की चिंता बढ़ा सकती है। चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची से कल फोन पर बातचीत की। यांग यी ने कहा है कि चीन ईरान के साथ अपनी पुरानी दोस्ती को महत्व देता है और ईरान को अपनी संप्रभुता, सुरक्षा, क्षेत्रीय अखंडता और राष्ट्रीय सम्मान की रक्षा करने में समर्थन देता है। चीन ईरान के वैध और कानूनी अधिकारों का भी समर्थन करता है। वांग यी यहीं नहीं रुके। वांग यी ने आगे कहा कि चीन ने अमेरिका और इजराइल से तुरंत सैन्य कार्रवाई रोकने की अपील की है ताकि तनाव न बढ़े और संघर्ष पूरे मध्य पूर्व में न फैले। वहीं ईरान की तरफ से अरागची ने कहा कि अमेरिका ने बातचीत के दौरान दूसरी बार ईरान पर हमला किया है। बातचीत के दौरान दूसरी बार ईरान पर हमला किया है। पहली बार तो 1 साल पहले 2025 में और दूसरी बार जून 2025, याद कीजिए, और दूसरी बार अब। अमेरिका की कार्रवाई अंतरराष्ट्रीय कानूनों के खिलाफ है और ईरान के पास अब अपनी रक्षा करने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। यह कहना है अरागची का, ईरान के विदेश मंत्री का। इधर ब्रिटेन के सुर भी अमेरिका के लिए बदलने लगे हैं। कल सोमवार को और आज मंगलवार को कीर स्टारमर ने संसद में कहा है कि उनकी सरकार हवाई हमलों के जरिए किसी देश में सत्ता परिवर्तन पर यकीन नहीं करती है। आप जानते हैं कि शुरुआत में ब्रिटेन ने अमेरिका को ईरान पर हमले के लिए अपने सैन्य ठिकानों के इस्तेमाल की अनुमति नहीं दी थी, लेकिन बाद में रक्षात्मक हमलों के लिए इन्हें खोल दिया। ट्रंप इस बात पर स्टारमर से नाराज भी हैं। ट्रंप ने कहा है कि फ्रांस शायद शानदार रहा है। फ्रांस की बात करते हुए फ्रांस शानदार रहा है, बाकी सभी भी अच्छे रहे हैं, लेकिन यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन का रुख दूसरों से काफी अलग रहा है। यह चिंता डोनाल्ड ट्रंप को सता रही है। इधर इजराइल की बात करते हैं। इजराइल ने लेबनान पर हमले करके अपनी मुसीबत और बढ़ा ली है। लेबनान पर हिजबुल्लाह के ठिकानों पर इजराइल लगातार हमला कर रहा है और यह मुसीबत क्यों बढ़ा ली है? क्योंकि ईरान के साथ साथ अब हिजबुल्लाह भी उस पर हमले कर रहा है। टेलीग्राम पर दिए गए 3 अलग अलग पोस्ट में हिजबुल्लाह ने दावा किया है कि उसने गोलान हाइट्स में नफाह बेस पर मिसाइलों की बौछार कर दी है। यह दावा है हिजबुल्लाह का। इसके अलावा उत्तरी इजराइल में मेरोन और रमत डेविड एयरबेस पर ड्रोन से हमला करने की बात भी कही गई है। हालांकि इजरायली सेना ने इन हमलों पर अभी तक कोई टिप्पणी, कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन यह चुप्पी ही बता रही है कि इजराइल की उम्मीदों के विपरीत उसे तगड़ा जवाब मिल रहा है। इसमें उन अमेरिकी नागरिकों के लिए भी खतरा है जो इजराइल में इस वक्त है, क्योंकि ट्रंप ने उन्हें मदद पहुंचाने से इनकार कर दिया है। ट्रंप ने साफ साफ कहा है कि इजराइल में जो अमेरिकी हैं वो खुद अपनी सुरक्षा करें, सुरक्षित स्थानों पर चले जाएं या वहां से निकल आएं। इजराइल में अमेरिकी दूतावास ने अपने नागरिकों को सूचित किया है कि वो फिलहाल उन्हें देश से निकालने की स्थिति में नहीं है, इवैक्यूएशन की स्थिति में नहीं है। दूतावास ने इजराइल में अमेरिकी दूतावास ने ऑनलाइन जारी एक सुरक्षा अलर्ट में कहा है कि मौजूदा हालात और ऑपरेशन सीमाओं के कारण वो प्रत्यक्ष निकासी सहायता प्रदान नहीं कर सकता। देख लीजिए, अमेरिका यहां बेसहारा। दूतावास ने अपने संदेश में अमेरिकी नागरिकों को वैकल्पिक रास्तों की जानकारी जरूर दी है, लेकिन साथ ही स्पष्ट चेतावनी भी दी है कि अगर वो इन विकल्पों का इस्तेमाल करते हैं तो उनकी सुरक्षा की कोई गारंटी अमेरिकी सरकार नहीं दे सकती है। वहीं मिडिल ईस्ट में ईरान के हमले जारी हैं। आज ही ईरान ने बहरीन में स्थित एक अमेरिकी एयरबेस को नुकसान पहुंचाया है। ईरान के शीर्ष राष्ट्रीय सुरक्षा अधिकारी अली लारिजानी ने क्षेत्रीय पड़ोसी देशों को चेतावनी दी है कि अगर उनके यहां मौजूद अमेरिकी सैन्य अड्डों का इस्तेमाल तेहरान पर हमला करने के लिए किया गया तो हम हमला करेंगे। लारिजानी ने पड़ोसी देशों से कहा है कि वो अमेरिकी सैनिकों को अपने देश से बाहर करें ताकि उनको निशाना नहीं बनाया जाए। ईरान लगातार सऊदी अरब, कतर, यूएई, बहरीन और कुवैत पर हमले कर रहा है। इस बीच ईरान पर इजराइल और अमेरिका के हमले भी नहीं रुक रहे हैं, जिसमें परमाणु संयंत्र को भी खतरा दिख रहा है।
आज ही अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी IAEA ने कहा है कि वो इस बात की पुष्टि करते हैं कि ईरान के नातांज परमाणु संयंत्र में के प्रवेश बिल्डिंग को नुकसान पहुंचा है। आज इसकी पुष्टि हो गई। कल ईरान ने खुद कहा था, लेकिन आज IAEA ने इसकी पुष्टि कर दी है कि ईरान के नातांज परमाणु संयंत्र के प्रवेश यानी गेट पर, मेन गेट की जो बिल्डिंग की का जो मेन गेट है उसको नुकसान पहुंचा है। ईरान का कहना है कि अमेरिका और इजराइल ने इस संयंत्र पर हमला किया था। यह परमाणु संयंत्र अंडरग्राउंड है। एजेंसी ने यह भी कहा है, IAEA ने यह भी कहा कि कोई रेडियोधर्मी विकिरण यहां नहीं हो रहा है, यानी रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स यहां से नहीं निकल रहे हैं, उसका रिसाव नहीं हो रहा है। लेकिन अगर इसका नुकसान बाद में नजर आया तो फिर ट्रंप के माथे पर एक बड़ा कलंक लगना तय है। दोस्तों, इधर भारत आ जाइए, थोड़ी सी बात भारत की कर ले, फिर हम अपने तमाम साथियों के बीच चलते हैं। भारत में नरेंद्र मोदी एक के बाद एक मिडिल ईस्ट के देशों के राष्ट्राध्यक्षों से बात करते जा रहे हैं, लेकिन खामनेई की मौत पर उनकी चुप्पी ने देश की जो किरकिरी कराई है, उस पर सोनिया गांधी ने आज द इंडियन एक्सप्रेस में एक अपना लेख उन्होंने लिखा है। प्रकाशित उस लेख में कहा है कि ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामनेई की हत्या पर सरकार की चुप्पी न्यूट्रल नहीं बल्कि जिम्मेदारी से पीछे हटना है। उन्होंने कहा है कि इससे भारत की विदेश नीति की दिशा और विश्वसनीयता पर गंभीर सवाल उठते हैं। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष ने यह भी मांग की है कि संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण के फिर शुरू होने पर इस मुद्दे पर खुलकर और बिना किसी टाल मटोल के बहस होनी चाहिए। अभी 9 तारीख से संसद का बजट सत्र दूसरा पार्ट शुरू होने वाला है। अपने इस लेख में सोनिया गांधी ने कहा है कि हमें अपनी नैतिक ताकत को फिर से पहचानने और उसे स्पष्टता और प्रतिबद्धता के साथ सामने रखने की तत्काल जरूरत है। आप जानते हैं कि 9 मार्च से बजट सत्र का दूसरा हिस्सा शुरू होगा, जिसमें मोदी के लिए सवालों की लंबी लिस्ट हो जाएगी। तब मोदी किस दिशा में बात करेंगे, किस बारे में बात करेंगे और किस देश के दौरे पर, किस देश के ट्रिप पर, दौरे पर निकल जाएंगे मोदी, कहां नहीं जा सकता। आप जानते हैं कि जब सवालों की बौछार होने लगती है देश में नरेंद्र मोदी पर, नरेंद्र मोदी विदेश चले जाते हैं। मगर इस समय ट्रंप और नेतन्याहू का हाल देखकर नरेंद्र मोदी को भी संभल जाना चाहिए। तो दोस्तों, आज चर्चा करेंगे कि क्या ईरान के सामने अब पस्त होने लगे हैं नरेंद्र मोदी। उनका नाम भी लेना जरूरी है। डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू तो हैं ही। डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू, ट्रंप ने कैसे मांगी है मदद और नेतन्याहू की जान पर कैसे है खतरा, और इसके साथ साथ ईरान से जंग पर क्या आ रही है, कितनी बड़ी खबरें आ रही हैं, यह सब हम आप तक पहुंचाने जा रहे हैं एक शानदार विश्लेषण के साथ, शानदार विश्लेषकों के साथ। आइए, हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उनसे पहले आपका परिचय करवाता हूं। इस वक्त हमारे साथ देखिए 4 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं। डॉक्टर राकेश पाठक जी हैं, प्रशांत टंडन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं आमिर हैदर जैदी साहब, और हमारे साथ जुड़े हुए हैं अमलेंदु उपाध्याय जी। सारे हमारे साथी वरिष्ठ पत्रकार हैं, काफ़ी अनुभवी हैं, और यहाँ जब ट्रंप और नेतन्याहू की बात हो रही है, बात ईरान, इजराइल और अमेरिका की हो रही है, तो इसके साथ साथ कई देश भी लपेटे में आ चुके हैं, इनकी बात हो रही है, तो इसका एक गहन विश्लेषण भी जरूरी है। सबसे पहले आना चाहता हूं डॉक्टर राकेश पाठक जी आपके पास। डॉक्टर साहब, क्या कुछ कहेंगे? बहुत कुछ रख चुका हूं, और यहां से ईरान, इजराइल, अमेरिका की जब बात हो रही है, अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप कल से थोड़ा सा परेशान नजर आ रहे हैं। उनके वीडियोस देख लीजिए, काफ़ी तैर रहे हैं, उनके काफ़ी वीडियो सोशल मीडिया पे है, अलग अलग बयान तो दे रहे हैं, लेकिन यही वीडियो देख लीजिए, ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। ये भी रात का वीडियो है, और अभी सुबह से फिर उनके बयान आने शुरू हो गए हैं, इनके हाव भाव, इनके और दूसरी बात, JD वेंस जो उपराष्ट्रपति हैं, वो भी अब सवाल उठा रहे हैं, कह रहे हैं कि ईरान हर महीने बैलिस्टिक मिसाइलों के 100 बैलिस्टिक मिसाइलें बना रहा है, और हमारे पास इंटरसेप्ट करने के लिए मात्र 6 से 7 हम बना पाते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। यानी यहाँ पहले से ही हार मानने के लिए अमेरिका बैठा हुआ है, ये दिखाई दे रहा है। और उसके जो साथी हैं, जैसे UK है, जैसे उधर स्पेन है, इन सब ने भी मना कर दिया है। अब कहाँ, कैसे देखते हैं आप इस पूरे जंग की, क्या स्थिति है? देखिए राजीव जी, लड़ाई अब जिस मोड़ पर खड़ी है, वहां डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका, इजराइल और बेंजामिन नेतन्याहू फंसे हुए दिखाई दे रहे हैं। युद्ध 2 मोर्चों पर लड़ा जाता है, एक जमीनी तौर पर, एक जहनी तौर पर, मनोवैज्ञानिक तौर पर।
आज की तारीख में ईरान मनोवैज्ञानिक तौर पर बढ़त बनाए हुए है। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि पूरी दुनिया को ऐसा लगा होगा, डोनाल्ड ट्रंप को और अमेरिका को तो लगा ही होगा, उन्होंने तो यह अंदाजा लगा रखा होगा कि ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खमनेई की हत्या के बाद ईरान घुटनों पर आ जाएगा। जाहिर है किसी भी देश में उस देश के इतने बड़े नेता को मार दिया जाए घर में घुसकर, तो उस देश का मनोबल टूट जाएगा। जी। दूसरा, अमेरिका ने उम्मीद की थी कि खमेनेई की मौत के बाद वहां की जनता उस इस्लामी शासन के खिलाफ खड़ी हो जाएगी, जिसके बारे में पश्चिमी मीडिया बड़ा चढ़ा कर ये बताता है कि वहां बड़ा जुल्म अत्याचार है, ईरान के लोग उस सरकार को उखाड़ फेंकना चाहते थे। इसमें कुछ फीसदी सच्चाई हो सकती है कि महिलाओं पर जो पाबंदियों का मामला है उसमें बहुत सारी सच्चाई है, लेकिन खमेनेई की मौत के बाद ईरान की जनता एकजुट हो गई, सड़कों पर उतर आई और अमेरिका के खिलाफ एक भावनात्मक लहर खड़ी हो गई। 165 या 180 मासूम बच्चों, उनके शिक्षकों की हत्या का मामला भी जी। अमेरिका के माथे पर दाग के रूप में दर्ज रहेगा। कैलिफोर्निया के गवर्नर ने कहा है कि अमेरिका के हथियार इसके लिए नहीं है कि मासूम बच्चों को मारा जाए। सवाल पूछा है डोनाल्ड ट्रंप से उन्होंने। अमेरिका में उसके खिलाफ आवाजें उठ रही हैं। अंतरराष्ट्रीय जनमत भी अमेरिका के खिलाफ है। तो यह तो हुई मनोवैज्ञानिक मोर्चे पर लड़ाई जिसमें अमेरिका पिछड़ रहा है। अब जो जमीनी लड़ाई के हालात हैं, मैं संयोग से सैन्य विज्ञान का विद्यार्थी हूं, मिलिट्री साइंस की पढ़ाई की है थोड़ी बहुत। हमारी सैन्य विज्ञान की किताबों में बहुत शुरुआती अध्यायों में पढ़ाया जाता है कि सेना पेट के बल चलती है। उसका आशय यह होता है कि अगर किसी लड़ाई में सेना को बढ़त हासिल करनी है, दुश्मन देश से जीतना है, तो सेना के पास रसद, गोला बारूद, हथियार, आधुनिक युग में जो युद्ध जिन तौर तरीकों से लड़ा जाता है, वे सारी चीजें दुश्मन देश से ज्यादा बेहतर होना चाहिए। जी। अब आपने जेडी वेंस का बयान बता दिया है। वे मान रहे हैं कि उनके पास इंटरसेप्ट करने के लिए उतनी चीजें नहीं है, इंटरसेप्टर नहीं है। उससे ज्यादा संख्या में ईरान बना रहा है मिसाइलें। ईरान के पास ड्रोन का जखीरा है, ईरान के पास मिसाइलों का जखीरा है, और वो काल्पनिक परमाणु हथियार की बात भी बार बार उठती रहती है, जो शायद ईरान के पास नहीं भी है, तब भी उसका एक खौफ बना हुआ है। अब इसको, इस लड़ाई को हवाई लड़ाई से जमीनी लड़ाई में बदलते देखना है, जिस पर मैं दूसरे मोर्चे की बात कर रहा था कि युद्ध दो तरीके से लड़ा जाता है। डोनाल्ड ट्रंप ने थोड़ा सा इशारा 24 घंटे पहले किया था जी। कि हम जमीनी ट्रुप्स भी उतार सकते हैं। यह फैसला जिस दिन डोनाल्ड ट्रंप करेंगे, पूरी दुनिया देखेगी कि अमेरिका किस तरह ईरान की मांद में घुस गया है और उससे बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा। आज की तारीख में ये जो हवाई हमले हैं, इनसे दूसरे देश पर आप तब तक काबिज नहीं हो सकते जब तक या तो वहां के आंतरिक असंतोष के चलते वहां एक पूरी ताकत आपके पक्ष में खड़ी हो जाए और स्थानीय शासक का तख्ता पलट कर दे, जैसा अमेरिका ने कई और जगह किया है। लेकिन अगर ईरान में अफगानिस्तान जैसी हरकत दोहराने की कोशिश की, तो अमेरिका को ऐसा सबक मिलेगा कि कई दशकों तक वो भूल नहीं पाएगा। ये बात मैं इसलिए भी कह रहा हूं कि अफगानिस्तान और ईरान में बुनियादी फर्क है। अफगानिस्तान के लोग, तालिबान, न तो उतने उन्नत तकनीक के हथियारों से लैस थे, न उतने शिक्षित थे, न उनके पास अपने सैटेलाइट थे, न उनके पास अपने बनाए हुए मिसाइलें और हथियार थे। उन्होंने तो इधर उधर से बटोर कर रूस की सेना से छीन लिए, फिर अमेरिका से छीन लिए, और अंत में इसके बावजूद अमेरिका को वापस जाना पड़ा। ईरान तो आधुनिकतम देश है, उस रूप में भी इस्लामी शासन होते हुए भी उसकी अपनी हथियारों की इतना बड़ा हथियारों का जखीरा है
कितनी बड़ी बड़ी मिसाइल हैं, कितने अनगिनत पहियों वाले ट्रोलर्स पर लदी चली जा रही हैं। दुनिया ने इससे पहले ऐसे हथियार, ऐसी मिसाइलें और कहीं नहीं देखी होंगी। तो अगर अमेरिका आसमान से अपने फौजियों को जमीन पर उतारता है तो ईरान की गली गली, कस्बे कस्बे, शहर शहर उसे ऐसी मुंह की खानी पड़ेगी कि अमेरिका वर्षों तक उसे याद रखेगा। अब इसको भारत के संदर्भ में, आपने चूंकि अपने शुरुआती वक्तव्य में सोनिया गांधी के आलेख का भी जिक्र किया है, राहुल गांधी ने भी आज ट्वीट किया है, बड़ा बयान दिया है उन्होंने, इस पर भी गौर करने की जरूरत है। और ये ज्यादा बड़ा सवाल है भारत के संदर्भ में। नंबर एक, हमारी चुप्पी इसलिए भी ज्यादा खतरनाक है कि हमारे प्रधानमंत्री 2 दिन तक इजराइल में ही थे, और तब थे जब इजराइल चंद घंटे बाद जंग छेड़ने वाला था। जी, इसमें 2 सवाल हैं, बहुत संक्षेप में अपनी बात खत्म कर रहा हूं। नंबर एक, क्या हमारे प्रधानमंत्री को इस बात की जानकारी थी कि इजराइल कुछ घंटे बाद ईरान पर हमला करने वाला है? अगर हां, तो क्या उन्होंने इस लड़ाई को रोकने संबंधी कोई पहल की? अगर हां, तो क्या उन्होंने ईरान सहित पूरे खाड़ी देशों में 90 लाख भारतीयों के बारे में कोई एडवाइजरी जारी की? प्रश्न क्रमांक 2, अगर उन्हें इस बात की जानकारी नहीं थी कि वे जिस देश में हैं वो देश चंद घंटे बाद एक बड़ी लड़ाई छेड़ने वाला है, तो हमारे प्रधानमंत्री, हमारा प्रधानमंत्री कार्यालय, विदेश मंत्रालय, हमारा दूतावास, हमारी काउंटर इंटेलिजेंस एजेंसी क्या भजन कीर्तन कर रहे थे? क्या हमारे जैसे देश की इतनी बड़ी व्यवस्था को, इतने बड़े सिस्टम को इतनी भी भनक नहीं लगी कि हमारा प्रधानमंत्री जिस देश में है वो देश एक इतनी बड़ी जंग छेड़ने वाला है? तो ये उससे भी बड़ी नाकामयाबी है। और अब इजराइल से जो बयान आया है उस पर हम अगले चरण में बात करेंगे कि 140 करोड़ भारतीय हमारे बंधुआ कामगार हैं, उस पर भी बात करेंगे। जी बिल्कुल, लेकिन बिल्कुल। कुल मिलाके इस वक्त भारत एक दोराहे पर खड़ा है। जी जी बिल्कुल, भारत कहां है इस पर तो लगातार चर्चा हो ही रही है, लेकिन भारत से इतर उधर ईरान कहां खड़ा है? ईरान के सामने इजराइल और अमेरिका कहां खड़े हैं? ईरान साफ साफ कह रहा है कि हम तो अपना बचाव कर रहे हैं, लेकिन अमेरिका जो चाहता था क्या वो कर पाया है या कर पाएगा? एक बड़ा सवाल है। जल्दी से प्रशांत जी आपके पास, फिर आमिर जी आपके पास भी आता हूं। जैदी साहब, प्रशांत जी, वीडियो तो अभी आपका ठीक दिख रहा है। प्रशांत जी, पूरे डेवलपमेंट पे आपकी राय, पहली प्रतिक्रिया आपकी। जी देखिए राजीव जी, न्यूज़ पॉइंट में हम लोगों ने डे 1 पहले दिन ये कहा था कि ईरान वेनेजुएला नहीं है, कि आप कोई कमांडो की टुकड़ी भेजेंगे, राष्ट्रपति को उठा के ले जाएंगे, सत्ता परिवर्तन कर देंगे। और ये बात न्यूज़ पॉइंट ने उस वक्त कही थी जब अयतुल्ला खमेनी की शहादत नहीं हुई थी, उसके पहले कहा था। तो अब आप देखिए कि आपने एक सुप्रीम लीडर को भी मार दिया उनके, और उसके बाद भी ईरान ने हमले और तेज कर दिए। तो इसकी बात मैं करूंगा कि ये हमले कहाँ जाएंगे। डॉक्टर राकेश पाठक ने एक बात कही है कि सेना पेट के बल चलती है। जरा उसका आर्थिक पहलू पे गौर करते हैं, और सोनिया गांधी ने जो आज आर्टिकल लिखा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उस पर बात करते हैं। और फिर ये युद्ध कहाँ जाएगा, इसका इशारा डॉक्टर राकेश पाठक ने किया, लेकिन मैं और बताऊंगा कि युद्ध कहाँ जा रहा है, ईरान की स्ट्रेटजी क्या है। देखिए, आज जब हम बात कर रहे हैं, और रोज इस पे मैं अपडेट दे रहा हूँ राजीव जी आप लोगों को, हम लोग रोज अपडेट अपने दर्शकों को भी दे रहे हैं। आज ब्रेंट क्रूड ऑयल अंतर्राष्ट्रीय बाजार में $82 है जी। युद्ध शुरू हुआ था तब $67 था, 67 से $82 आ चुका है। याद दिलाते हैं कि $1 जब बढ़ता है तो भारत का जो इंपोर्ट बिल है वो $1 बिलियन बढ़ता है। तो भारत के ऊपर आर्थिक जो है कॉस्ट आ रही है। हरमोज का हम लोग जिक्र करते हैं, हरमोज संधि से जो तेल आता है जिसको ईरान ने बंद किया हुआ है, दुनिया का 20% तेल का आवागमन वहाँ से होता है।
भारत का 40% होता है राजीव जी। और आज आपने देखा होगा कि स्टॉक मार्केट 1000 पॉइंट नीचे बंद हुआ है जी। आज भी, कल भी, आज भी। लगातार जी। आज भी, कल भी 1200 पॉइंट नीचे बंद हुआ था। तो लगातार स्टॉक मार्केट नीचे है और रुपया 92 रुपए पार कर चुका है। कल जब हम बात कर रहे थे तो 91 रुपए 60 पैसे था। आज रुपया 92, $8 जो है 92 रुपया पार कर चुका है। तो भारत के ऊपर एक आर्थिक जो है, और इसमें एक युद्ध चीज और में जोड़ दूं प्रशांत जी, एक बात और जोड़ दूं जो बहुत सतही तौर पे दिखाई गई। वो बात यह है कि भारत में क्रूड ऑयल, पेट्रोल, डीजल, ये जो हम इस्तेमाल करते हैं, उसकी जो अभी तक खेप जो अपने पास है वो 25 दिनों के लिए ही है। इसके बाद 25वें दिन के बाद, क्योंकि हॉर्मुज, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद कर दिया गया है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को सिर्फ चीन के लिए ईरान ने खोला है। हम और चीन ने बात की, वांग यी और उस वहाँ की पूरी प्रशासन ने, और उसके बाद उसने खोला चीन के लिए। चीन के जो ऑयल हैं वो जाएंगे, लेकिन भारत, चूंकि भारत सरकार बात तक नहीं कर रही है और अमेरिकी बेस पर जो ईरान हमले कर रहा है, बहरीन में, कतर में, यूएई में, सऊदी अरब में, इन सब देशों पर, इन सब देशों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बात कर रहे हैं और इस हमले की भर्त्सना कर रहे हैं। आप देखिए बयान प्रधानमंत्री के, वो उर्दू में, हिब्रू में, अलग अलग भाषा में जो कर रहे हैं। जी, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरी तरीके से इजराइल की लॉबी के साथ खड़े हो गए हैं। वो इजराइल के अलायंस में शामिल हो गए हैं। और ये जो बाकी जो जीसीसी कंट्रीज हैं, जी, चाहे वो बहरीन हो, कुवैत हो, ओमान हो, कतर हो, सऊदी अरेबिया हो या यूएई हो, ये सब अमेरिका के पिट्ठू देश हैं। ये वही करेंगे जो अमेरिका चाहता है। ये दाएं बाएं कुछ नहीं कर सकते। तो सवाल ये होता है कि भारत की नीति क्या होनी चाहिए। तो मैं कह रहा कि भारत के ऊपर आर्थिक कॉस्ट आ रही है। और अभी जो आपने चर्चा की तेल की, कि हमारे पास रिजर्व कितना है, यहाँ पे ये बात की चर्चा करना बहुत ज़रूरी है कि अभी कुछ ही हफ्ते पहले हमारी जो तेल की सप्लाई चेन है वो डिसरप्ट हुई है ट्रंप की वजह से। हमने रूस से तेल लेना बंद किया है, अमेरिका से और वेनेजुएला से तेल लेना अभी शुरू नहीं हुआ है। तो हमारी जो ऑयल की खपत है वो बुरी तरीके से प्रभावित हुई है। और इसमें उसका नतीजा कहाँ आ रहा है, उसके संकेत मिलने लगे हैं। इंडियन ऑयल कंपनीज ने विदेश मंत्रालय को आग्रह किया है कि आप अमेरिका से, रूस से तेल खरीदने की इजाजत मांगो। ये डेवलपमेंट हुआ है। तो जो युद्ध की जो गर्मी है वो अब दिल्ली तक महसूस हो रही है। भले ही नरेंद्र मोदी नेतन्याहू के साथ खड़े हुए हैं, लेकिन वो गर्मी महसूस हो रही है। और इसमें हम लोग मान रहे हैं ये बात राजीव जी, कि बात तो आ रही है तेल मंत्रालय के अधिकारियों के हवाले से, लेकिन ये मान के चलिए कि तेल मंत्रालय के जो अधिकारी हैं वो किसके कहने पे कर रहे हैं? हरदीप पुरी के कहने पे। हरदीप पुरी के कहने पे। और दूसरी बात, मुकेश अंबानी, हाँ जी, सबसे बड़े प्रभावित तो वो हैं। तो अब अंबानी को भी गर्मी महसूस हो रही है। अभी अगले 2-4 दिन में हम लोग देखेंगे कि ये गर्मी और कितनी बढ़ती है। होली के बाद जरा इसको देखा जाएगा कितनी गर्मी हुआ। दूसरी बात है सोनिया गांधी की जो आर्टिकल है, सोनिया गांधी के आर्टिकल ने बहुत साफ साफ कहा है कि नरेंद्र मोदी अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं। जो भारत की अब तक की विदेश नीति थी उसको खत्म कर दिया उन्होंने, यू टर्न। और इसका बहुत बड़ी कीमत भारत चुकाएगा। नैतिक आधार पे हमने अपना नैतिक आधार खो दिया दुनिया में। अब हम गांधी और बुद्ध के देश नहीं हैं। अब हम एक वॉर क्रिमिनल के साथ खड़े हुए हैं। तो अब हम इस बात को गर्व से नहीं कह सकते कि हम गांधी और बुद्ध के देश हैं। हम शांति के मसीहा हैं। हम तो अब एक वॉर क्रिमिनल के साथ खड़े हुए हैं, जिसको अंतर्राष्ट्रीय क्रिमिनल कोर्ट ने क्रिमिनल करार दिया हुआ है। उसका गिरफ्तारी का वारंट है। नेतन्याहू के साथ खड़े हुए हैं। हमले के 48 घंटे पहले वही सोनिया गांधी ने लिखा है। और जो सोनिया गांधी का लेख है मैंने पढ़ा सुबह,
भारत की विदेश नीति यही होनी चाहिए। और राजीव जी बहुत दूर तक ये ले गया है, वो यूरोप में भी गया है, वो सब जगह गया है, अमेरिका में भी गया है, और ये लेख की बहुत चर्चा है। क्यों चर्चा है? क्योंकि यूरोप भी राजीव जी भले बयानबाजी कर रहा जो भी, लेकिन यूरोप भी चाहता है कि ट्रंप को थोड़ा सा जो है नीचे आए, उनका गुब्बारा बहुत ज़्यादा फूला हुआ है, क्योंकि वो ग्रीनलैंड का मामला है, टैरिफ के मामले हैं, तो यूरोप भी पूरी तरीके से साथ नहीं, इसीलिए लॉजिस्टिक सप्लाई यूरोप नहीं दे रहा है। नेटो की लड़ाई ये नहीं है, ये अमेरिका की अपनी लड़ाई है। जी। और जो ट्रंप ने संकेत दिया, अपनी बात मैं खत्म कर रहा हूँ बस इसी बात पे, कि ट्रंप ने संकेत दिया कि वो अब बूट्स उतारेंगे, मतलब सैनिक उतारेंगे। सैनिक उतारने का मतलब अभी डॉक्टर राकेश पाठक बता रहे थे कि सैनिक उतारने का मतलब कि आप अफगानिस्तान की तरफ जा रहे हो। और फिर कह रहा हूं कि ईरान वेनेजुएला नहीं है, आप जाओगे तो आप ये लड़ाई दशकों तक लड़ोगे। और जेडी वेंस, इनका चर्चा आपने की, ये भी न्यूज पॉइंट में 3 दिन पहले हम लोग चर्चा कर चुके राजीव जी, कि जेडी वेंस की तरफ से ही पहला विरोध होगा, क्योंकि वो मेगा एक्टिविस्ट है, मेगा की कंस्टिट्यूंसी उन्हीं के हवाले है। मेगा आपने सर्वे दिखाया था परसों जी, वो सर्वे भी यही कह रहा था कि मेगा एक्टिविस्ट जो है वो कॉफिन से अगर आएंगे सैनिकों के वहां पे, तो उसका मिजाज और बता दो प्रशांत जी, 8 सैनिकों के, अमेरिकी सैनिकों के शव आ चुके हैं, और आधिकारिक तौर पर अमेरिका ने इसकी पुष्टि कर दी है। कल 4 की, पहले 3, फिर 4, और उसके बाद अब 8, और 38 के लगभग घायल हैं। ये भी, इसकी भी पुष्टि कर दी है अमेरिका ने, जिसमें कुछ बहुत बुरी तरह घायल हैं। तो ये जो रिपब्लिकन जी, जो रिपब्लिकन कंस्टिट्यूंसी है राजीव जी, जिस पे खड़े हुए हैं डोनाल्ड ट्रंप, उस पे ग्रिप उनकी कमजोर हो रही है। और जेडी वेंस इस बात को इनकैश कर रहे हैं, क्योंकि जेडी वेंस को अगला राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। तो स्थितियां इतनी आसान नहीं है ट्रंप के लिए। जी राजीव जी बिल्कुल। जैदी साहब, आपके पास आना चाहता हूं, कैसे देखते हैं आप इस पूरे घटनाक्रम को? अगर सिर्फ और सिर्फ भारत को छोड़ते हुए ईरान, इजराइल, अमेरिका, यानी ईरान के पार्ट से देखा जाए, तो ईरान कहां आपको दिखाई देता है इस जंग में? और सबसे बड़ी चीज कि ईरान का कहना है कि पहली बार भी और अब दूसरी बार जब हमला किया गया है इजराइल और अमेरिका की तरफ से हमारे ऊपर, तो ये थोपा गया युद्ध है, थोपी गई जंग, और जिसमें हम लोग बातचीत कर रहे थे, और वैसे वक्त में बातचीत के टेबल से ही अगर डोनाल्ड ट्रंप बम बरसाने लगे तो फिर क्या माना जाए और किस पर भरोसा किया जाए, ये बात। और इसलिए अब हम, जबकि पहली पंक्ति के सुप्रीम कमांडर से लेकर तमाम पहली पंक्ति के फर्स्ट लाइन के जितने भी टॉप लीडर्स हैं वो मारे गए हैं, अधिकारी मारे गए हैं, तो इसके बाद हम 1 इंच भी पीछे हटने वाले नहीं हैं। और लगातार अमेरिकी बेस पर हमला कर रहा है ईरान, और इजराइल पर भी प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं, इजराइल की तरफ से भी आ रही हैं। लेकिन ईरान में दूसरी बात, एक महत्वपूर्ण बात यहाँ ये कि ईरान में अब जनता सड़कों पे है। आज 168 लड़कियों की, जो बच्चियाँ मारी गईं स्कूल में, उनके जनाजे में जो भीड़ थी, उन तस्वीरों को आप देखिए। ये तस्वीर है, ये देखिए, हम दिखा रहे हैं तस्वीर, इसको देखिए तो आप बिल्कुल सहम जाएंगे, सिहर उठेंगे। ये परिस्थितियां हैं, कैसे देखते हैं आप जैदी साहब? सभी साथियों को आदाब, नमस्कार, और आपके दर्शकों को भी। आपने मेरे ऊपर राजनीतिक प्रतिक्रिया पे प्रतिबंध लगा दिया है। मुझे ईरान के पक्ष के लिए कहा गया है, मैं वही रख देता हूं आपके सामने। तो शुरू करता हूं मैं। दुनिया के सब यजीद इसी गम में मर गए, दुनिया के सब यजीद इसी गम में मर गए, सर मिल गया हुसैन का बायत नहीं मिली। ईरान को अगर समझना है डॉक्टर साहब, तो आपको 1400 साल पहले जाना पड़ेगा। ये जो रजीम चेंज की बात होती है कि रजीम चेंज हो जाएगा, पहले चले गए वो कुछ तो नर्म थे, अब जो आए वो सख्त हैं, ये ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको 1400 साल पहले जाइए कि यजीद नाम का एक शख्स पैदा हुआ बनी उमैया के अंदर, जिसकी पूरी उसके ऊपर हुकूमत थी, और सामने 72 थे।
उन्होंने एक जुमला कहा था जो आयतुल्लाह खामनाई साहब ने भी कहा है कि मुझ जैसा हम जैसा, उन्होंने कहा था इमाम हुसैन ने कि मुझ जैसा यजीद जैसे की बैत नहीं करेगा। यजीद सिर्फ इतना कह रहा था कि हमारी हुकूमत को आप इंडोर्स कर दो, हमारी हुकूमत को ये कह दो ये हुकूमत सही है और हम आपको किसी सूबे का मुख्यमंत्री बना देंगे, ये दे देंगे, वो दे देंगे। इमाम हुसैन ने कहा नहीं, जालिम जालिम होता है, मजलूम मजलूम होता है, तुम जालिम हो और तुम्हें हम इंडोर्स नहीं कर सकते। यही आयतुल्लाह खामनाई साहब ने कहा है कि हम अमेरिका के जालिमाना रवैये की हिमायत नहीं कर सकते, हम इजराइल के जालिमाना रवैये की हिमायत नहीं कर सकते, जो वो फिलिस्तीन के अंदर करता है और तमाम जगह करता है उसकी हिमायत नहीं करते। हम इस सिस्टम के खिलाफ है, हम इनकी हिमायत नहीं करेंगे, बस इतना बात है। और उनके ऊपर तरह तरह के प्रतिबंध लगाए गए, 50 साल से चला आ रहा है, 47 साल से जब से वहां क्रांति हुई है, शाह फैद को हटाया गया, तो तब से चल रहा है। वो मुसलसल उसे झेल रहे हैं, उसे बर्दाश्त कर रहे हैं। लेकिन मसला क्या है कि हम जिस चीज को एक चश्मे से देखते हैं उसे ही दूसरे चश्मे से भी देखना शुरू कर देते हैं। हमारा चश्मा एक नहीं। मैं एक चीज यहाँ एक चीज कहता हूं, रिसेंट हमारे साथ हादसा हुआ हिंदुस्तान के साथ। जो मुसाद है वो किसी मुल्क में भी जाती है, किसी को भी टारगेट कर देती है, उसकी हत्या कर देती है। आज तक किसी मुल्क के ऊपर मुसाद के अंदर कोई केस नहीं चला। अभी हमारे यहाँ हिंदुस्तान के अंदर एक केस हुआ, कनाडा के अंदर, अमेरिका के अंदर। वो किसने किया, क्या किया, उसकी सत्यता क्या है क्या नहीं है, मैं उस पर जाता ही नहीं हूं। इल्जाम हिंदुस्तान पे लग गया कि साहब हमने टारगेट किलिंग कराई है, हमारा देश का दुश्मन था। उसे कहा कि अगर वो मोसाद अपने देश के दुश्मन को दूसरे मुल्क में जाके टारगेट करके उसकी किलिंग कर सकती है तो अधिकार हर मुल्क को मिलना चाहिए। हम भी उसमें हैं। अगर हमने, मान लीजिए थोड़ी सी देर के लिए मान लीजिए, मैं उससे कोई वो साक्ष्य नहीं कह रहा हूं, अगर थोड़ी देर मान लीजिए हमने अपने मुल्क के किसी भगोड़े आतंकवादी की किसी दूसरे मुल्क में जाके हत्या की, तो हमारे ऊपर केस क्यों दर्ज हुआ था? हम क्यों केस फाइट करें? हम क्यों बैकफुट पे जाए? तो ये काम तो सबके लिए ये एक दूसरा चश्मा नजर आता है। मसला क्या है कि सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद जो एक धुरी के ऊपर देश चल रहा है, अमेरिका की जो दादागिरी चल रही है, उसी का मीडिया है, वही परोस रहा है, वही किसी को आतंकवादी बता देता है, किसी को कुछ बता देता है और उसे टारगेट क्लिक कर देता है, मुल्क पे जा चढ़ते हैं। अफगानिस्तान हुआ, इराक हुआ, तमाम मुल्कों की लिस्टें पाठक साहब गिना रहे थे, मुझे उसे गिनाने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये एक चीज है, आज भी हमारे सामने वो चीज सामने आ रही है जो चीज वो परोस रहे हैं। दूसरा पक्ष हमारे सामने आज भी नहीं है। जिन्होंने अटैक किया, जिन्होंने ये जंग थोपी, जिन्होंने ये इल्जाम लगाए, वही मीडिया आज हमारे सामने जो चीज परोसना चाहता है वो परोस देता है जी। दूसरे पक्ष तो हमारे सामने है ही नहीं मौजूद। वो कौन सा जरा है? वो नहीं है। मीडिया उनके सपोर्ट, अब छोटे मोटे चैनल आप हम चला लेते हैं, इसमें चला लेते हैं, ये कोई मीडिया नहीं है। ये बहुत कम छोटा मामूली हिस्सा है, इसके ऊपर नहीं करा। हमारी भी मोहताजगी वहीं की है कि हम भी वहीं से उठा के कुछ बताएंगे कि साहब फला एजेंसी ने ये कह दिया, फला ने कह दिया। वो किसके कंट्रोल में? वो भी यहूदियत के और अमेरिका के कंट्रोल में। जिन्होंने ये जंग थोपी है वो किसी को भी आरोपित कर देते हैं। मान लीजिए रजीम चेंज की बात कर रहे हैं, रजीम चेंज हिंदुस्तान के अंदर आंदोलन हुए और हर मुल्क में आंदोलन होते हैं। मोदी सरकार के बहुत खिलाफ हो सकते हैं, बहुत से खिलाफ कहना चाहिए। कांग्रेस के दौर के अंदर भी बहुत खिलाफ थे। अंधा आंदोलन इतना बड़ा हुआ, यहाँ किसान आंदोलन कितना बड़ा हुआ, तो अमेरिका को ये किसी ने अधिकार दिया कि वो आगे कहे कि हम सरकार चेंज करेंगे? हम खुद मुख्तार देश है। इसी तरह से ईरान भी खुद मुख्तार देश है। उसे किसी ने कह दिया कि साहब आंदोलन हुआ है तो कहना चाहिए हम आके आपकी सरकार चेंज करेंगे, रिजीम चेंज करेंगे। ये अधिकार किसी ने दिया अमेरिका को? अगर वहां की हुकूमत उसके खिलाफ खड़ी है तो आप कहते हैं, आंदोलनकारियों कहते हैं कि हम आ रहे हैं, ऑन द वे है। कौन है भाई आप ऑन द वे? आप दूसरे खुद मुख्तार मुल्क में जाके कोई आंदोलन कर रहा है, आप उसके समर्थन में खड़े हों, तो ये एक गलत परंपरा है। कल को अमेरिका ये भी कह सकता है, हिंदुस्तान के पसे मंजर में कह सकता है, किसी और मुल्क में कह सकता है कि साहब वहां आंदोलन चल रहा है, हम चल रहा है रिजीम चेंज कर रहे हैं, वहां की सरकार चेंज कर रहे हैं। कौन होता भाई? दूसरी एक चीज और मैं आपको कहता हूं, आप मुझे बताइए किसी मुल्क के अंदर
आपने अभी तक देखा है कि बच्चों के हॉस्पिटल के ऊपर बम मारा हो? उसके ऊपर भी कुछ नहीं होता। यही काम उन्होंने फिलिस्तीन के अंदर किया, यही काम वो ईरान के अंदर कर रहे हैं। वहां पे हॉस्पिटल के अंदर गांधी अस्पताल के ऊपर बम मारा, ये काम वहां भी करते हैं, जी। यहां भी कर रहे हैं। तो ये काम वो हर जगह करते चला है। एक चीज और मैं आपसे कहूंगा, पाठक साहब की मैं 90% बातों से सहमत हूं। एतराज मुझे उस पर भी नहीं है जो पाठक साहब ने कहा। हो सकता अदम जानकारी की वजह से कहा हो। पाठक साहब ने अफगानिस्तान से मिला दी। पाठक साहब अफगानिस्तान में कट्टरवाद था, आतंकवाद था, दो चीजों को अलग अलग कर दिया। वहां जो था वो कट्टरवाद है, आतंकवाद है, यहां वो चीज नहीं है। यहां पे अगर आप उसे पढ़ेंगे, जो मौलिक अधिकार खवातीन को दिए गए हैं, जिस रिजीम की चेंज करने की बात कर रहे हैं, उसे घर में रोटी पकाने को भी नहीं कह सकता मर्द। क्या आप रोटी पका के जैदी साहब बात करेंगे, इन सब पे बात करेंगे। एक्चुअली मैं फोकस रखना चाहता हूं ईरान के ऊपर, मैं सर उसे खत्म करना चाहता हूं, मुझे मुकम्मल कर देता हूं। बात अधूरी चली जाती है, आप उसे मुकम्मल कर लीजिए। और तो ये चीजें हैं, एक चीज एक घड़ी गई। आप किसी के खिलाफ भी नैरेटिव बना दें, और नैरेटिव बनाने वाली जो मीडिया है वो उन्हीं के हाथ में है। जो अब पहले ये कह रहे थे, इराक के अंदर इन्होंने एक आरोप लगा दिया कि साहब अफगानी उनके पास केमिकल हथियार, अटैक कर दिया। इधर ये कह रहे हैं कि साहब ये बम बना रहे हैं, ये कर रहे हैं। आप जब इराक का जवाब नहीं दे सके तो यहां का जवाब देंगे? ये फतवे को नहीं जानते। इन्हें पता होना चाहिए कि खुमैनी साहब के फतवे का वजन कितना हो। आयतुल्लाह खामनई साहब ने एक फतवा दिया था सलमान रुश्दी के खिलाफ, पूरी हुकूमतें बचाने के लिए रहती नहीं और कहते रहे कि वो सिलेंडर ही रहे। खुमैनी साहब का फतवा यह कि हम परमाणु बम नहीं बनाएंगे, इसका मतलब नहीं बनाएंगे। हालांकि मुझ जैसे पढ़े लिखे लोग कहते हैं कि भाई ये फतवे होते का चक्कर छोड़ो, ये बना लेना चाहिए था। हमारे पाठक साहब भी कहते हैं, और हमारे दम पर सुनता रहता हूं पाठक साहब को, तो ये कहते हैं कि अब तक बना बुनू रख लेते तो अब तक कुछ भी नहीं होता। उन्ना भाई अगर ज्यादा करोगे हम भी मार देंगे। लेकिन ये थोड़ा सा वहां मौजूद है। जो मराजा इकराम होते हैं शिया मसलक के अंदर, उनकी एक अहमियत होती है, उनके फतवे पे मुकम्मल तौर पे अमल होता है। ये किसी उसके लिए नहीं, इन्होंने शिया मसलक के मराजा को मारा है, वो हिंदुस्तान ईरान के लीडर को नहीं मारा है। वो पूरी दुनिया के अंदर जहां जहां शिया मसलक मौजूद है, वो उनके सर्वमान्य नेता थे। इन्होंने उनकी हत्या की है। अब ये सोच रहे हैं कि ये जंग वहां तक रहेगी, इनका विरोध वहां तक रहेगा। नहीं सर, ये ऐसा नहीं, इसे आप उस तरह से मत आकिएगा। जी 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 जी। अमलेंदु जी, जरा नाम अमलेंदु जी का ठीक कर लीजिए। अमलेंदु जी, आप तक आना चाहता हूं। जरा ईरान, इजराइल, अमेरिका, जरा उस पर फोकस करें हम, और उसको लेकर क्या कुछ चल रहा है इसको थोड़ा, क्योंकि बहुत गंभीर मामला, और उसमें भी युद्ध के हालात और इस वक्त पल पल की रिपोर्ट्स जो है वो बदलती हुई दिखाई दे रही हैं, इसलिए भी क्या कुछ है अमलेंदु जी? देखिए राजीव जी, एक तो इस वक्त बहुत बड़ी खबरें आ रही हैं, और यूएस का जो सेंट्रल कमांड है उसने स्वीकार किया है कि ईरानियन रिजीम जो है वो मोबाइल लॉन्चर्स को इस्तेमाल कर रहा है, और वो यूएस फोर्सेस को सीधा निशाना बना रहा है, और इससे काफी ज्यादा नुकसान हो रहा है। ये अभी राजीव जी कोई 30 मिनट पहले यूएस सेंट्रल कमांड ने इस बात को स्वीकार किया है कि वो जो मोबाइल लॉन्चर्स को इस्तेमाल कर रहा है और सीधा सीधा यूएस की आर्मी को निशाना बना रहा है ईरान। ये तो अमेरिकी सेना ने राजीव जी कबूल कर लिया। दूसरा जो अभी बड़ी खबर ये है कि ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल्स जो हैं उन्होंने दक्षिणी इजराइल में हमला किया है, और पूरे दक्षिणी इजराइल में हमले बन रहे हैं। आईडीएफ ने कहा कि हम इसको मार गिराने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी अभी जो है ये खबर आई है राजीव जी की आईडीएफ ने स्वीकार किया है कि इस हमले में 12 लोग जो है वो घायल हो गए हैं जबरदस्त तरीके से। तो ये एक इस समय की ये एक बड़ी खबर है। दूसरा जो इस्लामिक क्रांति के लीडर सैयद अयातुल्ला सैयद अली खामेनेई जो थे, उनके सलाहकार मेजर जनरल याहिया रहीम सफ़ी, जिनका आपने जिक्र भी किया कि उन्होंने कहा कि हमें नेतन्याहू की मीटिंग सी जगह मालूम है, तो उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि हमको मालूम है और हम जब चाहेंगे तब हम अपना काम कर लेंगे। वहां के ईरान के एक एमपी हैं, उन्होंने कहा है कि ईरान की नई मिसाइलों का टेस्ट जो है
वो अभी बाकी है और यूएस और इजराइल को हार का सामना करना पड़ेगा। ईरान के विदेश मंत्री के प्रवक्ता हैं इस्माइल बाकई, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि हमारी मातृभूमि पर क्रूरता से हमला किया गया है और ईरान अच्छाई बनाम बुराई की लड़ाई का सामना कर रहा है। जो प्रोसेस शुरू हो गया है वो जल्द ही पूरे यूरोप को अपनी चपेट में ले लेगा। यूनाइटेड स्टेट और जायोनी शासन ने जो आग लगाई है वह पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लेगी। ये इस्माइल बाकई जो है वहां के विदेश मंत्री के प्रवक्ता हैं, उनका साफ तौर पर कहना है कि ये आग जो लगाई है यूएस और जायनी शासन ने, ये पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लेगी। इधर बेल्जियम ने साफ तौर पर कहा है कि ईरान पर यूएस और इजराइल का हमला जो है ये साफ अंतरराष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है। ट्रंप राजीव जी अपने अंदरूनी मसलों में भी अब घिरते चले जा रहे हैं। ट्रंप के खिलाफ अब अमेरिका में आवाजें उठना शुरू हो गई हैं। बर्नी सैंडर्स जो है वहां के प्रमुख एक राजनेता हैं, उन्होंने कहा कि भाई आपने तो कहा था कि जून में आपने वहां सारे परमाणु निशान उनके ठिकाने नष्ट कर दिए ईरान के, तो जब आपने जून में परमाणु ठिकाने नष्ट कर दिए थे तो अब कहां से उसके बाद परमाणु हथियार आए? आप ये कैसे कह रहे हैं? या तो आप जून में झूठ बोल रहे थे या आप झूठ बोल रहे हैं। यानी ये आवाजें अमेरिका के अंदर से आ रही है ट्रंप साहब के लिए कि ट्रंप साहब या तो आपने जून में गलत बात कही थी कि आपने सारे निशाने नष्ट कर दिए उसके, और अब आप कह रहे हैं कि अब आप कर रहे हैं। फिर उन्होंने कहा कि पहले हमने वियतनाम में देखा, फिर हमने इराक में देखा और हम ईरान में देख रहे हैं। झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ। हालांकि झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ ये नारा हमारे यहाँ का है राजीव जी, लेकिन ये नारा दूसरी जगहों पर भी इस्तेमाल किया जा रहा है। झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ, ये है। वहां के जो विदेश मंत्री हैं ईरान के, सैयद अब्बास अराक्ची, उन्होंने सवाल किया है कि भाई कुवैत कह रहा है कि कुवैत की इस धरती का इस्तेमाल जो है वो ईरान पर हमलों के लिए नहीं किया जा रहा है। उन्होंने कहा ठीक है, हम आपकी बात मान लेते हैं कि आप हमारे ऊपर हमले के लिए इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, क्योंकि कुवैत ने कहा कि हम आपके ऊपर हमले के लिए इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो आप हमारे यहाँ हमले मत कीजिए। तो उन्होंने पूछा है कि अगर आपकी जमीन का इस्तेमाल ईरान पर हमले के लिए नहीं हो रहा है तो जो 3 जेट आपने अमेरिका के गिराए हैं वो आपके आसमान में क्या कर रहे थे? और बड़ा वाजिब प्रश्न है कि अगर आपकी जमीन का इस्तेमाल जो है वो ईरान पर हमले के लिए नहीं हो रहा है तो जिन जेट को आपने मार गिराने का दावा किया कि गलती से ही आपने मार गिराए अमेरिका के, तो वो 3 अमेरिकी जेट विमान आपके यहाँ क्या कर रहे थे? ईरान का तो कहना है कि हमने मार गिराया, लेकिन उनका कहना है कि भाई आप गलती से अगर मार गिराए तो वो आपकी जमीन पर क्या कर रहे थे। तो ये स्पष्ट कर दिया है ईरान ने एकदम कि अब जो भी लड़ाई है वो सीधे सीधे अमेरिका के साथ में है। और जो जनरल राफवी ने कहा है कि नेतन्याहू की हमें ठिकाना पता है कि वो कहाँ है। तो राजीव जी, जो हम लोग बात कर रहे हैं कि खतरे में है नेतन्याहू की जान, ट्रंप साहब तो ठीक है, उन्होंने कहा कि हमें मालूम है कि कहाँ है खामेनेई तो खोले में थे। इसके बाद भी खामेनेई ने तो कह दिया कि मैं छोड़ के नहीं जाऊंगा, अपना दफ्तर में ही थे, काम करते हुए गए। लेकिन नेतन्याहू साहब जिनके बारे में पता नहीं चल रहा है कहाँ छिपे हुए हैं, उन नेतन्याहू के बारे में ईरान ने स्पष्ट घोषणा कर दी है कि नेतन्याहू कहाँ है ईरान को मालूम है, और जब लक्ष्य साधना होगा तब लक्ष्य साध दिया जाएगा। यानी अब नेतन्याहू साहब जल्दी अपना ठिकाना बदले जहां भी हैं, क्योंकि जहां पर वो हैं वो जगह ईरान को मालूम है कि वो कहां पर है। राजीव जी जी बिल्कुल, यहाँ पर नेतन्याहू को ईरान खोज रहा है और कल भी ईरान ने जो बम्बार्डिंग की थी उस पर भी ईरान ने कहा था कि हमने, और खबरें ऐसी आ रही थी कि नेतन्याहू उसमें घायल हुए हैं। हालांकि ये खबर झूठी थी लेकिन पुष्ट खबर जो है वो अभी बहुत हद तक आती हुई कई बार दिखाई नहीं देती हैं, लेकिन फिर भी जो बातें आ रही हैं हम आप तक पहुंचा रहे हैं और उसके हिसाब से ये विश्लेषण भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं नकवी साहब आपका, सिराज नकवी जी आपका स्वागत है और आपके पास ही आना चाहता हूं। इस पूरे घटनाक्रम में आज चौथा दिन और इसमें सबसे बड़ी चीज़ है कि ईरान यहाँ पर जिस मजबूती के साथ डटा हुआ है ये अपने आप में, और इसमें डोनाल्ड ट्रंप को बार बार देखता हूं मैं। डोनाल्ड ट्रंप के पिछले 7 दिनों के लगभग रोजाना वो वक्तव्य अपना देते हैं, मीडिया के सामने आते हैं। हमारे प्रधानमंत्री की तरह तो नहीं है, वो थोड़ी मेहनत करते हैं, वो आते हैं लोगों मीडिया के सामने, और वो उनके चेहरे के हाव भाव को आप देखिए, फेस रीडिंग अगर कर सकते हैं तो वो धीरे धीरे थोड़ा परेशान नज़र आने लगे हैं और आज कुछ ज़्यादा परेशान नज़र आ रहे हैं। हालांकि आज उन्होंने कहा कि ईरान चाहता है कि हम
उनसे बातचीत करें। ईरान हमसे बातचीत करना चाहता है, ये बयान भी आज चल रहा है, कितना सही है कितना गलत नहीं पता, लेकिन वो हमसे बातचीत करना चाहते हैं। लेकिन मैंने कहा है, डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कहा है कि मैंने कहा कि अब बहुत देर हो गई। अगर देर हो गई, अगर मदुरो की तरह आप सोचते थे कि ईरान को भी हम उसी ढंग से कर लेंगे, तो यहां कितनी देर हो गई है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से अगर देखा जाए तो। नकवी जी, के ट्रंप हो या इसराइल के नेतन्याहू, ये सब लोग, इनका सारा कारोबार झूठ पर चलता है। इराक की बात अभी जदी साहब कर रहे थे, आपने देख लिया, मैं उस बात पे नहीं जाऊंगा। खैर, लेकिन आप ये देखिए कि ईरान, मैंने कल भी ये बात कही थी कि ईरान अपने स्टैंड से एक कदम भी पीछे नहीं हटाएगा। और ये भी मैंने कल कहा था कि अमेरिका बहुत लंबी जंग लड़ने का आदी नहीं है और उसे बहुत अच्छी तरह अंदाजा हो गया है कि ईरान लंबी जंग लड़ने के मूड में। अमेरिका का एक फौजी भी मरता है तो उनके दिल पे सांप लौट जाता है। ट्रंप का हाल जो है वो एक नफ्सियाती कैफियत उनकी ऐसी है कि अगर उनका चेहरा जो आप कह रहे हैं देखे तो कोई पता लगा लेगा कि ये आदमी बहुत बुरी तरह बौखला गया है। अब अमेरिका का सदर ईरान से इतना बौखलाया हुआ है तो समझ लीजिए कि वो अंदरूनी तौर पर एक तरह से शिकस्त महसूस कर रहे हैं। उनके फौजी मर रहे हैं, वो जितना मान रहे हैं बता रहे हैं सारी दुनिया को, इतने फौजी मरे, इतने मरे, उससे कहीं ज्यादा मरे हैं उनके फौजी। उन्होंने ये कहा कि साहब वो जो उनके जेट तैयारे गिरे हैं वो ईरान ने नहीं मारे, उसने कुवैत ने गलती से मार दिए थे। अरे भाई, ये बड़ा अजीबोगरीब मजाक है। ऐसा कैसे हो जाएगा कि कोई मुल्क जो आपको अपनी जमीन दिए गए वही आपके जेट तैयारों पर हमला कर देगा? इसका कोई सवाल है? ये सब तमाशेबाजी है और ये सब उनकी बौखलाहट का सबूत है। ईरान इस जंग को बहुत मजबूती से लड़ रहा है, ये इसराइल पर भी वाज़ेह हो गया है और इस पर अमेरिका ने भी देख लिया है। और अब उनको इसकी बात की फिक्र हो रही है। इसराइल को तो खैर उन्होंने खंडर बना दिया। लोग वहां की तस्वीरें देखकर ये कह रहे हैं कि इसराइल की हालत वही है जो तस्वीरें कभी पिछले साल गाजा की आ रही थी कि खंडर बना दिया इन लोगों ने। अब उन्हें खुद वो दिन देखने पड़ रहे हैं। तो ये जो बात है। आपकी आवाज दब गई है, फोन आ रहा है शायद जी। ने जो खंडर बना दिया था तिल अबीब वगैरह को, वो आप पहले तस्वीरें देख चुके हैं। लेकिन अब जो हालत है वही तिल अबीब में वही है और हैफा में वही हालत कर रखी और इसराइल के दूसरे शहरों में। लोग किस तरह से बौखलाहट का शिकार है, इसलिए कि इसराइल की पूरी तारीख देखिए, उनके लोगों को सही मानों में उस मुसीबत का सामना नहीं करना पड़ा जिस मुसीबत में पूरी दुनिया को नहीं बल्कि फिलिस्तीन को खासकर मुब्तला करते रहे। और बदकिस्मती ये है कि जो आलम इस्लाम जिसको हम कहते हैं, ये जो अपने आप को मुस्लिम कंट्रीज कहते हैं, इनकी गैरत तो खैर मारी गई, इनके बारे में क्या बात करनी, ये बेगैरत लोग हैं। ये तमाशा देखते रहे, ये इसराइल की तमाम हरकतों को बर्दाश्त करते रहे, ये फिलिस्तीनियों को पिटता हुआ देखते रहे और कुछ पैसे देके समझते रहे कि वो बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं फिलिस्तीनियों पर। लेकिन आज जब उसी सूरत हाल का सामना जो फिलिस्तीनियों को बरस से करना पड़ रहा था, उसी सूरत हाल का सामना आज खुद इसराइल को करना पड़ रहा है, नेतन्याहू हुकूमत को करना पड़ रहा है, वहां के अवाम को करना पड़ रहा है। तो उन्हें जिसे कहते हैं हमारे मुहावरे में आटे दाल का भाव मालूम हो रहा है कि क्या हो रहा है यहाँ पर। तो बात यह है दरअसल कि अब ये जंग जो है, पहले भी ये बात बार बार दोहराई जाती रही है, दोहराई जाती रहेगी, इसमें कोई वो नहीं है कि जंग शुरू इन्होंने की थी। और अब जब ये पिट रहे हैं तो ये नाक रगड़ने के लिए तैयार हैं। ये झूठ बोलते हैं कि ईरान इनसे बात करना चाहता है। ईरान ने तो कल भी बयान आया, तो एक दफा भी ये नहीं कहा कि हम बात करना चाहते हैं। मतलब ये जंग लंबी चलेगी, हम लंबी जंग के लिए तैयार हैं। सारे बयान सारे सोशल मीडिया पर उस पर मौजूद हैं, तमाम दूसरे चैनल से मौजूद है उनके बयान। कहीं से कहीं तक कोई ऐसी बात नहीं है कि ईरान ने ये कहा हो कि हम आपसे बात करना चाहते हैं। ईरान ने तो बार बार ये कहा, खामनेई साहब की शहादत के बाद ये बात दोहराई है कि जंग आपने शुरू की थी, जंग हम खत्म करेंगे और जब तक हम अपने रहबर की शहादत का बदला नहीं ले लेंगे तब तक हम इसके बारे में सोचेंगे भी नहीं। और यही होना है। आप लिख लीजिए इस बात को कि ईरान इस वक्त कतई किसी तरह से झुकने के मूड में नहीं है और अमेरिका और इसराइल दोनों की बौखलाहट ये कि उनका बड़े पैमाने पे नुकसान हो रहा है जिसका उन्होंने कभी तसव्वुर भी नहीं किया होगा। ईरान में जो तमाम अमेरिका के ठिकाने हैं जिसमें उसके फौजी ठिकाने भी, होटल भी हैं जहां पर उसके फौजी अफसरान ठहर रहे थे, और वो जहां उसके बिजनेस इंटरेस्ट हैं वो बिल्डिंग्स हैं,
इन सबको टारगेट किया। उसमें कितना बड़ा नुकसान हुआ है आप देख रहे हैं कि शेयर मार्केट में, सेंसेक्स में क्या क्या हो रहा है, उथल पुथल मची हुई है। तो जी, बिल्कुल। ईरान ने जितने बड़े पैमाने पर आज की तारीख तक नुकसान पहुंचा दिया है वही कम नहीं है। और कहा यह जा रहा है कि अभी ईरान ने वो असलहा अपना, वो हथियार, वो ये ड्रोन वगैरह और मिसाइल इस्तेमाल ही नहीं किए हैं जिनके बारे में उसका दावा ये रहा है शुरू से कि आप हैरान रह जाएंगे। और ईरान की तरक्की को देखते हुए जितनी उन्होंने पिछले कुछ सालों में तरक्की की है, और पिछले साल की जंग के बाद भी उन्होंने बहुत कुछ अपने आप में चेंज किया है, तो ईरान साइंस के से, टेक्नोलॉजी के एतबार से, फौजी हथियारों के एतबार से कहीं तक कमजोर नहीं है। ये अलग बात है कि मैंने आ रहा था फानवी साहब के फतवे का, उसकी वजह यह है कि देखिए ईरान ने वो फतवा क्यों दिया गया था। इस्लाम ये कहता है कि अगर आप जंग लड़ रहे हैं तो आप सिर्फ उस आदमी को टारगेट कीजिए, उसको टारगेट कीजिए जिससे आपकी दुश्मनी है। इसीलिए ये जो खुदकश हमले होते हैं पाकिस्तान में, दुनिया के किसी मुल्क में, ईरान या शिया कम्युनिटी या जो सही इस्लाम है, सही इस्लाम के मानने वाले उस खुदकश हमलों को जायज नहीं मानते। इसलिए कि हमारी दुश्मनी एक आदमी से है और हम उसके बच्चों को निशाना बनाएं, हम उसकी बीवी को निशाना बनाएं, या हम अड़ोसी पड़ोसी लोगों को निशाना बनाएं, इसकी इस्लाम इजाजत नहीं देता। और जब हम एटम बम बनाएंगे और उसका इस्तेमाल अगर करेंगे तो एटम बम तो ये देखते नहीं किसी पे गिरता कि फला आदमी हमारा दुश्मन है या दोस्त है या बेगुनाह है या बेकसूर है और या कसूरवार है। इसलिए ईरान के जो रिलीजियस लीडरशिप थी उसने कभी भी एटम बम बनाने की इजाजत नहीं दी, फतवा दिया बाकायदा, और वो फतवा आज भी है। तो ईरान वो तो कभी नहीं करेगा। लेकिन उसके अलावा जहां तक हथियारों का मामला, वो इसराइल से पीछे नहीं है, अमेरिका से पीछे नहीं है। उसने 4 दिन की जंग में इनके होश खराब कर दिए हैं, ये आप देख रहे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। यहां पर इजराइल की बात और ईरान की बात हम कर रहे हैं, साथ में अमेरिका बीच में, लेकिन अभी प्रमुख भूमिका में अमेरिका ही दिखाई दे रहा है। इजराइल की बात थोड़ी कम होने लगी है। आना चाहता हूं डॉक्टर साहब आपके पास, डॉक्टर राकेश पाठक जी, जरा आपसे, आपने पहले अपने उसमें कहा था कि इजराइल की बात करूंगा, और क्या कुछ इजराइल की खबरें हैं और क्या विश्लेषण आप करना चाहते हैं, अपनी बात रखिए प्लीज। यूएसएस अब्राहम लिंकन को मोर्चे से हटा लिया गया है जी। अब वो वॉर जोन से अमेरिका ने उसे वापस बुलाने का आदेश दे दिया, वो चल पड़ा है वहां से। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अमेरिका इस लड़ाई में धीरे धीरे पीछे हटता हुआ दिखाई दे रहा है। हम नहीं जानते वो पीछे हटेगा या आगे किसी और मोर्चे से यूएसएस अब्राहम लिंकन या और दूसरा जो सबसे बड़ा जहाजी बेड़ा है गेराल्ड फोर्ड, उस पर से कुछ फोर्ड उस पर से हमले होंगे। लेकिन ये संकेत तो है ही। इजराइल की बात हो रही थी कि इजराइल के एक टेलीविजन चैनल पर बातचीत में यह दावा किया गया कि इजराइल एयर डिफेंस सिस्टम इस कदर बना लेगा कि पूरी दुनिया को बेचेगा। उसमें दूसरी तरफ से कहा गया इजराइल के अधिकारी द्वारा कि बेचोगे कहां से, पहले बनाने वाला कौन है, आपकी प्रोडक्शन लाइन कहां है। तब जो जवाब आया उसमें यह कहा गया हमारे पास पूरा भारत है, भारत के 140 करोड़ लोग हैं हमारे काम करने के लिए। ये इतनी गंभीर टिप्पणी है राजीव जी, ये बिना किसी आधार के नहीं की जा सकती। क्या भारत के 140 करोड़ लोग इजराइल के बंधुआ मजदूर बना दिए गए हैं? क्या हम उनके कामगार हैं? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हालिया इजराइल यात्रा में कोई ऐसा करार हुआ है कि इजराइल को जितने मजदूर चाहिए होंगे मुहैया कराए जाएंगे? यद्यपि कुछ समझौते पहले हो चुके हैं इस तरह के, लेकिन अगर इजराइल में बैठकर कोई हम पूरे 140 करोड़ लोगों को बाकायदा ये कहे कि वे हमारे काम के लिए हैं, तो ये बेहद चिंताजनक बात है। कुल मिलाकर इस पूरी लड़ाई में भारत और भारत की विदेश नीति का शिराजा बिखर गया है। हमारे देश की राष्ट्रीय अस्मिता, हमारी संप्रभुता इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू की गोद में रखे हुए हैं। ये किस कीमत पर हो रहा है, बड़ा सवाल ये है, और क्यों हो रहा है। हमें हासिल क्या हो रहा है इजराइल का साथ देने से, या डोनाल्ड ट्रंप के इशारे पर सब कुछ न्यौछावर कर देने से? क्या हमारे राष्ट्रीय हित सचमुच में सध रहे हैं ऐसा करके? अगर ऐसा कुछ हो रहा होता कि इन दोनों देशों के
बगल बच्चा बनने से भारत को कोई लाभ हो रहा होता, हमारी विदेश नीति, हमारी रक्षा नीति, हमारी वाणिज्य व्यापार नीति में कुछ ऐसा हो रहा होता कि पूरे देश के लिए फायदे का सौदा होता, तब भी हम मान सकते थे। वरना नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार किन शर्तों पर, किन वजहों से इस तरह से एक तरफा एक पाले में खड़े हैं कि उनकी निष्ठा पर और देश की संप्रभुता पर सवाल खड़े हो गए हैं। सोनिया गांधी का आलेख हो, राहुल गांधी की टिप्पणी हो, मल्लिकार्जुन खड़गे का कल का बयान हो, लिखित बयान है वो, ये सारी चीजें ये बता रही हैं कि भारत ने अपने सार्वभौम गौरव को खो दिया है। हम एक तरह से इजराइल या अमेरिका की कॉलोनी बन गए हैं, उपनिवेश बन गए हैं। यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खाड़ी के 8 देशों के मुखिया से टेलीफोन पर बात कर ली है। आपने खुद बताया, उर्दू में, फारसी में, हिब्रू में, अंग्रेजी में, पता नहीं कौन सी भाषाओं में, और अभी तो एक भाषा उनकी बची है, वो तो उस भाषा का आविष्कार करने का कॉपीराइट उनके नाम रहेगा। अंतरराष्ट्रीय राजनय में ही खी वाली भाषा, जिस भाषा के वे एकमात्र प्रणेता हैं, उस भाषा के चलते भारत को क्या हासिल हो रहा है, ये भी अब देखना पड़ेगा। हम दुनिया के सामने मजाक का पात्र बने हुए हैं। खी तो हमारा हो रहा है प्रधानमंत्री की इस तरह की कारगुजारियों से और विदेश नीति के मोर्चे पर इस बचकानेपन से कि हम औपचारिक शोक संदेश भी जारी नहीं कर सके हैं। अगर ये लड़ाई और लंबी चली तो भारत के लिए बेहद कठिन समय शुरू हो जाएगा, न केवल आर्थिक मोर्चे पर बल्कि अंतरराष्ट्रीय मोर्चे पर भी। हम अपने आप को अपने परंपरागत मित्रों से बहुत दूर खड़ा पाएंगे और आने वाले कल में अगर हमें जरूरत पड़ी, ऑपरेशन सिंदूर जैसी कोई नौबत आई, कोई और बड़ी लड़ाई हुई, तेल की जरूरत पड़ी, तो हम कहां होंगे इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि भारत जैसा संप्रभु देश रूस से फिर से तेल खरीदने की गुहार चिरौरी अमेरिका से कर रहा है। तो राजीव जी, हम इस वक्त बेहद संक्रमण काल से गुजर रहे हैं। आने वाला कल कैसा होगा इसका अंदाजा नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार की रीति नीति से लग रहा है। जी बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। नरेंद्र मोदी की नीति रीति इसलिए भी क्योंकि उसका प्रभाव बहुत दूरगामी प्रभाव पड़ सकता है देश के ऊपर, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय मोर्चे पर हमारी जो विदेश नीति हमारी है वो कैसी है, क्या हम गुटनिरपेक्षता का पालन कर रहे हैं या हम एक खेमे में चले गए हैं और वो खेमा अमेरिका है, और ऐसी अगर स्थिति आई तो क्या अमेरिका हमारी मदद करेगा, ये बड़ा सवाल है। जो डोनाल्ड ट्रंप लगातार डील की बात करते हैं, डील से आगे पीछे कुछ नहीं देखते हैं, वो क्या हमारी मदद करेंगे? आज तो उन्हें खुद मदद की दरकार है। प्रशांत जी, आप कुछ और रखना चाहते थे, जोड़ना चाहते थे? जी देखिए, जब हम लोग ये बात कर रहे हैं, हमारे साथी पत्रकार लोग, विश्लेषक लोग, कि इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या है, मिलिट्री स्ट्रेटजीज क्या है, यूएसएस अब्राहम लिंकन को विड्रॉ कर लिया गया वॉर जोन से, तो गोदी मीडिया क्या कर रहा है? इजराइल के पक्ष में खबरों के अलावा गोदी मीडिया का विश्लेषण है कि चंद्र ग्रहण का क्या प्रभाव है इस युद्ध में। अब आप सोचिए, इस मीडिया का समर्थन मोदी जी को मिलता है, तो इसलिए दर्शकों से भी अनुरोध है कि वो भी जरा सही मीडिया का चुनाव करें कि कौन लोग आपको सही विश्लेषण दे रहे हैं। दूसरी बात देखिए, आर्थिक मोर्चे पर भारत, भले ही नरेंद्र मोदी जी ने अपनी फॉरेन पॉलिसी हमारी 7 दशक पुरानी सरेंडर कर दी, यू टर्न ले लिया, खुले तौर पर इजराइल के साथ खड़े हो गए जाके, उसका खामियाजा देश को आगे भुगतना होगा, इसमें कोई इफ एंड बट नहीं है। हमको ये खामियाजा भुगतना पड़ेगा, लेकिन उनकी मजबूरी जो भी हो। बहुत सारी बातें आ रही हैं कि इस युद्ध की वजह क्या है। क्या ये युद्ध की वजह ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम है? नहीं है, ये उतना ही बड़ा झूठ है
जितना बड़ा सद्दाम हुसैन या इराक का केमिकल वेपन बनाने का मामला था। तो ये तो नहीं है। तो क्या नेतन्याहू अपनी कुर्सी बचाने के लिए ये युद्ध थोप रहे हैं ईरान पे और अमेरिका उनका साथ दे रहा? काफ़ी हद तक सही है। एक बात जो सबसे ज़्यादा जोर पकड़ रही है, जिसमें भारत की विदेश नीति का जो स्टैंड है वो भी उसके दायरे में आता है, वो एप्स्टीन फाइल्स है। क्या एप्स्टीन फाइल्स इस पूरे युद्ध का कारण है? ये हम लोग आगे चल के देखेंगे। बहुत बड़ा कारण जो है समझ में आएगा कि एप्स्टीन फाइल्स है। ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम में वेपनाइजेशन था या नहीं था, हम दावे से नहीं कह सकते, इसकी सच्चाई नहीं है अभी इसमें कोई। लेकिन इजराइल ने एप्स्टीन नाम का एक बड़ा कारगर बम बना दिया, इस बात की सच्चाई है, जो दुनिया भर की राजनीति को प्रभावित कर रहा है। जी। अब दूसरी बात कि भारत के का जो आर्थिक नुकसान है, जिसकी बात नहीं हो रही है। अभी मैंने कहा कि डॉलर के मुकाबले रुपया 92 रुपये हो गया जी। और ये 90 यानी 89 से 92 हुआ है और इसी युद्ध के दौरान हुआ है। तो ये युद्ध का असर है। दूसरा, स्टॉक मार्केट हम देख रहे हैं कि रोज 1000 पॉइंट 1200 पॉइंट गिर रहा है। तीसरा, लगभग 450 इंटरनेशनल फ्लाइट बंद हैं। जी। इसका इतना बड़ा घाटा भारतीय एविएशन सेक्टर को होगा जिसका अंदाज नहीं है। मैं बार बार कह रहा हूं कि ये कोविड-19 के बाद सबसे बड़ा एयर ट्रैफिक डिसरप्शन है और भारत की एविएशन इंडस्ट्री ऑलरेडी संकट में है। हम जानते हैं कि कितने बड़े संकट में है। अभी हम देख चुके हैं कितनी एयरलाइंस यहाँ बंद हुई। अभी हमने देखा कि किस तरीके से जो एक एयरलाइंस है जिसने अपने ऑपरेशन बंद किए थे, अभी सबसे बड़ी एयरलाइंस इंडिगो। तो ये हमारा एविएशन सेक्टर संकट में है और उस पर ये संकट दोहरा हो गया। उसके बाद आप देखिए कि 40% तेल हमारा हरमुज से होकर आता है, वो बंद है विदेश नीति की वजह से, हमारी विदेश नीति की वजह से। चाइना को अगर कंसेशन मिला तो ईरान हमको भी देता अगर हमारे संबंध अच्छे होते तो। जी बिल्कुल। तो इसका और सबसे बड़ा जो इम्पैक्ट आने वाला है वो हमारे 90 लाख भारतीय काम करते हैं वहां पे, अपने बचत वहां से भेजते हैं भारत को, और कल अगर उनको वहां से वॉर बढ़ता है और लाना पड़ा तो एक इतना बड़ा बर्डन हमारे ऊपर आएगा। याद कीजिए कि मैं चर्चा कर चुका हूँ इसकी कि गुजरात साहब विदेश मंत्री थे और 488 एयर इंडिया ने फ्लाइट जो है कुवैत से चलाई थी और हजारों लोगों को जो है वो कितने हफ्तों में जो है वो यहाँ पे भारत में लेकर आए थे बगैर पैसे के। 1 रुपया का टिकट नहीं लिया गया था किसी से। तो क्या ये भारत सरकार का कोई अभी तक कोई प्लान है इवैक्यूएशन का भारतीय नागरिकों का जो वॉर जोन में फंसे हुए हैं? अभी वहां तक चपेट नहीं आई है लेकिन आएगी। और एक आखिरी बात, देखिए जो बात हम लोग कर रहे हैं कि मेगा की बात, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, ट्रम्प के ऊपर भारी दबाव ऑलरेडी पड़ गया है जेडी वेंस के बयान के अलावा भी। अब आप देखिएगा कि अगले जो यूएसएस अब्राहम लिंकन को विड्रॉ किया गया ईरान के मिसाइल हमले के बाद, मैं इस बात की पुष्टि नहीं कर सकता हूं, ये दावे हैं कि जो अमेरिकन कॉफिन्स दिखाई दे रहे हैं वो अमेरिकन कॉफिन्स वहां से आए हैं। सोल्जर्स की मौत हुई है यूएसएस अब्राहम लिंकन में और उसको वॉर जोन से हटाया गया है। अभी इस दावे की पुष्टि नहीं है लेकिन ये बात है। तो ये अमेरिकन पॉलिटिक्स में जो हो रहा है वो ट्रम्प के लिए बहुत मुश्किल है और उसको सस्टेन करना बहुत मुश्किल है। और मुझे लगता है कि अगले 24 घंटे में 48 घंटे में आप देखिएगा कि ट्रम्प के बयान और ज़्यादा भ्रमित करने वाले होंगे और ज़्यादा कंफ्यूजिंग होंगे, क्योंकि उनके ऊपर लगातार जो दबाव है वो
बढ़ता जा रहा है कि आप ये कहाँ जा रहे हैं। उनका जो सबसे बड़ा जो सपोर्ट सिस्टम है मेगा, उसका सपोर्ट अब विड्रॉ हो रहा है, बिल्कुल विड्रॉ हो रहा है। इसीलिए जेडी वेंस ने बयान दिया है और अगले 24 घंटे में दावे के साथ कह अभी सकता आप हूं। कह रहे थे, जरा ये आपको दिखाना चाहता हूं, जरा इसको थोड़ा और ये कीजिए कि मिडिल ईस्ट के में भारतीय प्रवासी कहाँ कितने हैं। ईरान में 10,000, जो आधिकारिक तौर पे ईरान में 10,765 है, ईरान में ज़्यादा नहीं है। लेकिन आप देखिए इधर कतर 8,36,784, यूएई 35,68,848, आप देखिए कुवैत में 9,95,528, जॉर्डन में 17,050, सऊदी अरब में 24,63,509, ये पूरा, इराक में 17,104, सीरिया में 97 सबसे कम, इजराइल में 1,05,000 इंडियंस। और ये सब जगह कहाँ कितने, इजराइल में 1,05,000, ये आधिकारिक तौर पे जो एम्बेसीज के थ्रू जो रजिस्टर्ड हैं उसकी बात मैं बता रहा हूँ। और वैसे ही अलग अलग, ईरान में कम हैं, ईरान में कुछ आंकड़े बताते हैं कि थोड़ा सा ज़्यादा 17-18 हज़ार तक हैं। लेकिन ओवरऑल आप देख लीजिए कि पूरा का पूरा जो मिडिल ईस्ट है, गल्फ़ कंट्रीज़, इन सब में आप ओमान में देखिए 6,86,000, यूएई है ही। तो ये पूरा, प्रशांत जी, ये अभी आप चूंकि प्रवासी भारतीयों का जिक्र कर रहे थे और ये है वहाँ पे प्रवासी भारतीयों का कहाँ, किस देश में कितने प्रवासी भारतीय हैं, कितने इंडियन? लगभग 1 करोड़ हैं, लगभग 1 करोड़ है। और आप ये मान के चले कि अगर 1 करोड़ है तो भारत में वो 4 करोड़ लोगों का जीवन यापन जो है वो सुनिश्चित कर रहे हैं उस पैसे से। तो इसलिए भारत के ऊपर बहुत बड़ा इम्पैक्ट आने जा रहा है। लेकिन भारत सरकार अभी नेतन्याहू के गुणगान में लगी हुई है। उसको इस तरफ भी एड्रेस करना चाहिए कि इस समस्या का हम करेंगे क्या। सरकार की तरफ से मुझे कोई ऐसी योजना, कोई ब्लूप्रिंट, कोई बयान दिखाई नहीं दे रहा है। आखिरी बात वो जो मैं बात कह रहा था कि ट्रंप के ऊपर बयान दबाव है, मेगा का दबाव है। और अगले 24-48 घंटे में आप देखिएगा कि ट्रंप के बयान और ज़्यादा भ्रमित करने वाले होंगे और कंफ्यूजिंग होंगे। और ये लड़ाई को बहुत अनिश्चितता की तरफ जो है वो धकेल रहे हैं वो, जिसमें कि नुकसान होगा अमेरिका का और नुकसान नेतन्याहू का भी होगा। मुझे लगता है कि इस वॉर का परिणति जो है, अभी तक नेतन्याहू कामयाब रहे अपनी सत्ता को बचा पाने में। हमें देखना होगा कि कितना कामयाब इस युद्ध के बाद वो रह पाते हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। जैदी साहब, जरा आपसे समझना चाहता हूं, क्या यहां ऐसे भ्रमित बयान आपको भी लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप एक स्ट्रेटेजिकली ऐसा करेंगे? क्योंकि आज उन्होंने जो कहा है वो भी भ्रम पैदा करने वाला है, क्योंकि कह रहे हैं कि ईरान चाह रहा है लगातार कि हम बातचीत करें, लेकिन इट्स ऑलरेडी टू लेट। ये भ्रमित करने वाला। देखिए एक चीज है, हमने आपसे भी कहा कि मीडिया में वही चीज आ रही है, हमारे सामने वही आ रही है जो वो परोस रहे हैं। हमारे पास दूसरा पक्ष मौजूद नहीं है। अभी मेरे मित्र कह रहे थे कि अमेरिका जिस बेड़े को दिखाकर सारी दुनिया में धमकाता फिरता था कि मेरे पास इतना बड़ा जंगी बेड़ा है, अगर ये सामने आ जाए कि वो वहां से क्यों हटा, क्यों पीछे हटा, क्या वो क्षतिग्रस्त हो गया है, इस काबिल नहीं रहा है कि उससे जंग लड़ी जा सके, तो अमेरिका की तो हो गई दादागिरी, खत्म हो गई। उसे छिपाया जाता। ये हम जानते हैं सत्ता कैसे, कौन सी न्यूज बाहर लाना चाहती है, कौन सी न्यूज छिपाना चाहती है, ये सब जानते हैं। दूसरे, ये अभी पाठक जी ने और हमारे प्रशांत जी ने सब कुछ बताया। मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि जो देश कूटनीतिक आंदोलन का मसीहा था या अगवा था हमारा देश, उस देश की हालत क्या हो गई है उस विदेश नीति की, वो हमने आज से जब कह दिया था, जब इन्होंने हाथ पकड़ के कहा था अब की बार ट्रंप सरकार, वो मैं तब कह चुका हूं विदेश नीति कहां चली गई। मैं उस मुद्दे में जाना ही नहीं चाहता हूं। मेरा मसला ये, मैं जो स्पष्ट करना चाहता हूं कि कहावत है लड़ाई, ये कहते हैं क्रिया पे प्रतिक्रिया होगी। आज तक अमेरिका जहां गया उसे प्रतिक्रिया मिली नहीं। पहली बार प्रतिक्रिया मिली एक जगह और मिली थी, वियतनाम के अंदर। जब हम छोटे छोटे थे, छात्र आंदोलन में मौजूद थे, तो हम एक नारा लगाते थे सड़कों पर हिंदुस्तान में, तेरा नाम मेरा नाम वियतनाम वियतनाम। पाठक जी करेंगे तस्दीक, प्रशांत जी करेंगे, पुराने सीनियर पत्रकार हैं।
तो ये नारा हिंदुस्तान में लगता था। यासर अरफात यहाँ आते थे, उनके स्वागत में हम तरह तरह के फंक्शन ऑर्गेनाइज किया करते थे। उस विदेश नीति की तो बात करना ही गलत है। मेरा मुद्दा दूसरा है जो मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, जो मैं समझता हूं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर एक कम्युनिटी के ऊपर जुल्म हुआ, उसने एक सिंपैथी गेन की और उसे एक मुल्क मिल गया। तब से उसने क्या किया, अगर उसका पूरा इतिहास चार्ट उठा के देख लिया जाए, मैं पूरी कम्युनिटी को नहीं कह रहा हूं, लेकिन जो पॉलिसी वो घड़ते हैं, जो लेके आते हैं, जिसे हम यहूदियत कहते हैं, उन्होंने क्या किया। अगर इन्हें इनका स्पष्ट किया जाए तो इनके ऊपर तो ये युद्ध अपराधी हैं। इस समय अमेरिका के ऊपर, नेतन्याहू के ऊपर और ट्रम्प के ऊपर एक कहना चाहिए, इनका युद्ध अपराध का मुकदमा चलना चाहिए और ईरान को तब तक विड्रॉल नहीं करना चाहिए जब तक ये सरेंडर ना हो। ये दोनों युद्ध अपराधियों का मुकदमा ईरान के अंदर चलना चाहिए। ये शर्त बहुत जल्दी आ जाएगी सामने। ईरान अब इस जंग को विड्रॉल जब करेगा जब दिन दो युद्ध अपराधियों के ऊपर किसी एक कोर्ट के अंदर, चाहे वो अंतरराष्ट्रीय कोर्ट के अंदर हो जहां का कोई असर नहीं होता, नेतन्याहू को घोषित कर दिया गया अपराधी, जंगी अपराधी, लेकिन वो खुला घूम रहा है। तो ये पूरा दुनिया जानती है। तो इसे लेके कोई स्पष्ट नीति इनके पास नहीं है। हमारी क्या नीति है? हम आज अमेरिका से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि साहब हमें कह दीजिए, हम रूस से ले लें। अरे भाई, तुम्हारे यहां तो विपक्ष का नेता भी है। अगर आज अपनी विपक्ष को आज वहां भेजें या उससे एक रिक्वेस्ट करें, वही अगर ईरान से कहेगा, ईरान का पिछला बयान देखिए ना, जो जून के अंदर लड़ाई हुई थी, उसने हिंदुस्तान की आवाम का शुक्रिया अदा किया था बाकायदा आधिकारिक रूप से। और आप देख लेना, आज भी ईरान हिंदुस्तान के खिलाफ नहीं है। हिंदुस्तान के आवाम को समझता है, जानता है। यहाँ पाठक जी भी बैठे हैं, प्रशांत जी भी बैठे हैं, अमरिंदर जी भी हैं, हम भी हैं, आप भी हैं। तो वो ये नहीं देख रहा है, वो ये भी देख रहे हैं कि हिंदुस्तान की आवाम किसके साथ है। हमारे की मजबूरी है ना भाई। एसटीएम फाइल भी तो है, पाठक जी बता चुके हैं, कई जगह सुन चुका हूं पाठक जी को। तो फाइल है, फाइल की वजह से हमारा वाला चुप है, तो भैया क्या कर सकते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। नकवी साहब, आप कैसे देखते हैं? क्या यहां वही सवाल आपसे भी कि क्या यहां पर अब अमेरिका का गेम प्लान चेंज होने वाला है? नहीं, अमेरिका का गेम प्लान चेंज होने वाला तो है, लेकिन ये चेंज उनकी मजबूरी है। ये मत समझिए कि वो कोई दूसरी स्ट्रेटेजी अपना के वो ये सोच रहे हैं कि वो ईरान पर फतेह हासिल कर लेंगे। उन्हें नजर आ रहा है जो कुछ नतीजे अब तक आए हैं सामने जंग के, वो ये बताते हैं अमेरिका को भी, ट्रंप को भी, इसराइल और नेतन्याहू को भी, कि वो जितना हल्का समझ रहे थे ईरान को, जितना आंकने में उन्होंने गलतियां की थी, वो गलतियां अब उनके लिए मुसीबत बनती जा रही हैं। तो यकीनी तौर पर अब उनका गेम प्लान चेंज किया। ये गेम प्लान चेंज होना ही है ना कि उन्होंने उसको अब्राहम लिंकन को वापस बुला लिया है, वो वापस जा रहा है, या और दूसरी जगहों पर उन्होंने कई एयर बेसेस को खाली करने की बात सामने आई है। ये कितनी सही है मुझे नहीं मालूम, मैं इसकी तस्दीक नहीं कर सकता, लेकिन ये सारी चीजें गेम प्लान चेंज नहीं बल्कि डर के मारे कहना चाहिए इसको, वो पीछे हट रहे हैं। अब इस पीछे हटने में उनकी कोई मक्कारी है, फिर वो कोई और अपना हरबा इस्तेमाल कर ले, इसके बारे में कोई दावा नहीं किया जा सकता। लेकिन ये बात बहरहाल तय है कि जिस चीज की उन्हें उम्मीद नहीं थी, जितने सख्त हमले की उन्हें उम्मीद नहीं थी, जितने सख्त जवाब का उन्होंने अंदाजा भी नहीं लगाया था, उससे ज्यादा सख्त जवाब उनको मिल रहा है। और ये खबरें बराबर आ रही हैं, ईरान बार बार दावा कर रहा है, और ये बात सबके सामने है कि जो उनके बहुत जदीद तरीन हथियार हैं, अभी मिसाइल और ड्रोन्स वगैरह, उनका तो उसने भी इस्तेमाल ही शुरू किया है। तो इसका मतलब ये कि अभी और ज्यादा इससे बड़े और खतरनाक और ऐसे हमले जो ईरान उसको इसराइल और अमेरिका को हिला सकते हैं, वो बाकी हैं उसको करने। और उसने 8 कंट्रीज में, 8-9 कंट्रीज में, साइक्लोस में शामिल हो गया, जो लगातार हमले किए हैं। और कल भी जो उसने लगातार बमबारी की है, वो इस बात का सबूत है कि कहीं जर्रा बराबर भी उसमें तब्दीली या कोई चेंज नहीं आई है। वो जिस दिन उसने जंग शुरू की थी, उस दिन उसका जोश शायद इतना नहीं था, वो लगातार बढ़ा है। और खामनेई साहब की शहादत के बाद लोग ये उम्मीद कर रहे थे कि शायद उनके हौसले पस्त हो जाएंगे, लेकिन मामला इसका उल्टा है। उनके हौसले बहुत बड़े हैं और उन्होंने उन हौसलों को जंग में अपनी कामयाबी की शक्ल में बदला है। और जिस बुरी तरह से उन्होंने यूएई में अमेरिकी ठिकानों पे हमले किए हैं, जितना इसराइल में उन्होंने लगातार बमबारी की है, वो इस बात का सबूत है कि वो रोज बरोज उनकी जंग में अपने आप को, अपनी पोजीशन को मजबूत कर रहे हैं। इस मजबूती के जवाब में अमेरिका
अपनी जंगी बेड़े हटा रहा है वहां से, या कुछ एयर बेसेस उसने खाली कराए हैं जैसी कि खबरें हैं। तो ये जाहिरी तौर पर तो ये बात जाहिर हो रही है कि अमेरिका इसमें कहीं ना कहीं अंदर से अपने आप को महसूस कर रहा है कि वो अब ये जंग को हाथ से उसके निकल रही है। अब इसके बाद वहां के लोग या वहां के जो उसके जो डिफेंस एक्सपर्ट हैं और माहिरीन हैं वो ट्रंप को कितना मशवरा देते हैं। और ट्रंप को सबसे बड़ी बात यह कि ट्रंप को मशवरा तो पहले भी ये खबरें आई थी कि वहां माहिरीन ने ये कहा था ट्रंप से कि आप इस जंग में मत कूदिए इसलिए कि उसका आपको बड़ा खतरनाक उसके नतीजे भुगतने पड़ेंगे, बहुत नुकसान उठाना पड़ेगा अमेरिका को। और जो बात कही गई थी वो बात सामने आ रही है। आप देख रहे हैं कि अमेरिका का कितना नुकसान अब तक हो चुका है, कितनी लाशें वहां पर आ चुकी हैं अमेरिकी फौजियों की। तो इन हालात में जाहिर है कि वो, मैंने अभी पहले कहा कि वो बौखलाहट का शिकार है। वो गेम प्लान चेंज करना कहें, उसकी बुजदिली की वजह से पीछे हटना कहें, या कोई और उसके दिमाग में अगर कोई प्लान पक रहा है, तैयारी कर रहे हैं, तो इसके बारे में तो कोई भी अंदाजा नहीं लगा सकता। लेकिन जाहिरी तौर पर सूरत हाल ये है कि वो कमजोर पड़ते हुए नजर आ रहे हैं और इस कमजोरी का अंदाजा उनके कुछ फैसलों से लगता है कि वो पीछे भी हट रहे हैं और वो अपने जो ये हैं अब्राहम लिंकन वगैरह उन्होंने वहां से हटाए हैं। इसका मतलब ये कि वो कहीं कुछ उनके मामले में गड़बड़ है और वो ये समझ नहीं पा रहे कि उन्हें क्या करना है। अब ये बात कल को पता चलेगी, 2 दिन बाद 4 दिन पता चलेगी कि ईरान अमेरिका का गेम प्लान क्या है। जी बिल्कुल बिल्कुल। इस बीच एक बहुत चौंकाने वाली खबर ईरान से आ रही है और वहाँ पर वो शहर जो है जहाँ न्यूक्लियर प्लांट है उस पर रूस एटम, जो रूस की कंपनी है, सरकारी कंपनी, उसने रोसएटम, उसने कहा है कि न्यूक्लियर प्लांट पर इजरायली और अमेरिकी हमले आउट ऑफ कंट्रोल हो रहे हैं। लगातार जो हमले हुए हैं और ख़ासकर इस न्यूक्लियर प्लांट पे, और 600 से ज़्यादा लोगों को वहाँ से निकाला गया है, चूँकि इसको रूस की जो रोसएटम है वो उसकी देखरेख में ये प्लांट चल रहा है, उसने कहा है। और प्लांट के कुछ ही किलोमीटर के अंदर यहाँ पे कुछ धमाके हुए, उसके बाद वहाँ रिसाव की बात कही जा रही है। तो ये लगातार, और उसमें 600 से ज़्यादा लोगों को वहाँ से निकाला गया है। अभी भी 150 से 200 लोग वहाँ पे स्टाफ जो हैं फंसे हुए हैं इस प्लांट में, कर्मचारी इस प्लांट में। तो ये एक काफ़ी चिंतित करने वाला ये न्यूज़ है, करने वाली खबर है। ज़रा क्लोजिंग कमेंट के लिए आता हूँ अमलेंदु जी, जल्दी से, समय भी अब ख़त्म हो रहा है, जल्दी से जी कुछ जोड़ना चाहते हैं जयदी साहब, फिर जल्दी अमलेंदु जी। जयदी साहब। सर एक चीज आज आपके चैनल पे पहली बार कह रहा हूं, और मुझसे पहले बात किसी ने नहीं कही होगी, बड़े एतमाद के साथ कह रहा हूं। ये जी मुसाद जगह जगह ये कहती है कि इसका नेटवर्क बहुत बड़ा है, उसकी एक वजह है। यहूदी, मैं भारत का नागरिक हूं, मुझे कहीं और की नागरिकता नहीं मिल सकती, कहीं भी जाके कहूं नहीं मिलेगी तो मुझे भारत की नागरिकता छोड़नी पड़ेगी। एक यहूदी एक ऐसी पॉलिसी है जो ये कहता है कि तुम कहीं के भी रहने वाले हो, तुम इजराइल के नागरिक हो। अब वो जो यहूदी कहीं रहता है वो वहां के लिए वफादार है ही नहीं, वो वफादार यहूदी वहां के लिए, इजराइल के लिए, हिंदुस्तान में जो यहूदी रह रहा है वो यहां के लिए वफादार नहीं है, वो इजराइल के लिए। जो ईरान में रह रहा है वो भी इजराइल का वफादार है, जो अमेरिका में रह रहा है वो भी इजराइल का वफादार है। पूरे दुनिया को इस बात पे सोचना पड़ेगा आज बैठ के कि जो यहूदियत की ये डबल कहना चाहिए नागरिकता की पॉलिसी है, जो एक दफा इजराइल चला जाए, वहां का नागरिक हो जा, उसे देश की दूसरे देश की नागरिकता छोड़नी चाहिए। यह पूरी दुनिया को इस पर सोचना चाहिए। जी बिल्कुल बिल्कुल। ऐसे भी मोदी जी इजराइल को फादरलैंड बना चुके हैं, यहूदियों का फादरलैंड। जी, तो नागरिकता छोड़ने की बात क्या बोल रहे हैं। खैर, क्लोजिंग कमेंट के लिए अमलेंदु जी। देखिए राजीव जी, एक तो जायोनिज्म है और यहूदी है, मुझे लगता है दोनों को अलग करके देखने की आवश्यकता है। और चूंकि जब इजराइल बन रहा था तो उस समय भी ये बात काफ़ी ऊँची थी, और जो यहूदी थे तमाम, उन्होंने इसका विरोध भी किया था कि ये जायोनिज्म जो है ये यहूदियों की जान की आफत बन जाएगा और पूरी दुनिया में जहाँ भी यहूदी रहते हैं उनके लिए ये एक अजाब बन जाएगा। और वो अब चीज़ें सामने आ रही हैं, और जिस तरीके से नेतन्याहू या इजराइल की जो सरकारें वहाँ हैं वो इसको बढ़ावा दे रही हैं, तो वो जियोनिज्म जो है वो एक खतरनाक चीज पूरी दुनिया के लिए बनता चला जा रहा है, और वो खतरनाक चीज है। और इसको तमाम यहूदी लोगों ने भी जो जियोनिज्म को नहीं मानते थे, उन्होंने इसका इस समय विरोध किया था। लेकिन इस समय की एक और बड़ी खबर राजीव जी ये है, जो दावा है इजराइल का कि उसने तेहरान में उस बिल्डिंग पर हमला किया
जहां पर नया सुप्रीम लीडर चुनने की बैठक चल रही थी और वोटिंग हो रही थी। लेकिन साथ साथ ये भी कह रहे हैं कि वहां तमाम जो नेता थे वो उपस्थित नहीं थे। तो भाई जब वोटिंग चल रही थी तो आपने वहां मतलब हमला किया और नेता उपस्थित नहीं थे, तो बिना उपस्थित हुए वोटिंग चल रही थी। ईरान ने इसका अभी तक कोई नहीं कहा है कि उसकी तरफ से मतलब कि इस तरह का कोई हमला हुआ है। ईरान ने ये जरूर कहा है कि हमले हुए हैं, और जैसा कि आपने बताया कि जो रूस की एजेंसी है वो भी कह रही है कि वहां हमले हो रहे हैं। लेकिन आईडीएफ ने स्वीकार किया है कि यरूशलेम और तेल अवीव पर इस समय मिसाइल्स की बौछार हो रही है ईरान की तरफ से, और 12 लोगों के घायल होने की स्वीकारोक्ति जो है वो आईडीएफ ने कर ली है कि यहाँ 12 लोगों की इसमें घायल हुए हैं, और कई बिल्डिंग्स जो हैं उनमें आग लगी हुई है। ये आईडीएफ ने अभी राजीव जी स्वीकार कर लिया है। तो ये एक तरह से देखा जाए तो चीजें आगे बढ़ रही हैं। अब ट्रंप साहब जो कह रहे हैं कि साहब हम बाहर बुला रहे हैं, अपनी सेना जमीन पर उतार देंगे। राजीव जी देखिए, जमीन पर सेना उतारना जो है वो बड़ा टेढ़ा काम होता है, और टेढ़ा काम इसलिए होता है कि आपको अगर दूसरी जमीन की जानकारी नहीं है, दूसरी के जमीन पर अगर आपका कोई सैन्य अभ्यास नहीं है, तो आपकी सेना वहां फंस जाती है। आपकी सेना को जानकारी होगी लड़ाई लड़ने की अमेरिका की, यूएई की होगी, सऊदी अरब की होगी, लेकिन ईरान की जमीन किस तरीके की है इसकी आपको जानकारी नहीं होगी। तो अगर आप जमीन पर बढ़ेंगे तो ये और ज्यादा आपके लिए खतरा होगा। अब जो खबर आ रही है, खबर एक ये भी है कि वहां से अब्राहम लिंकन तो हटाया जा रहा है, लेकिन साउथ कोरिया में जो एयर डिफेंस सिस्टम लगे हुए हैं अमेरिका के, वहां उनसे उखाड़कर उनको जो है वो खाड़ी देशों में ले आया जा रहा है, जो उसके सैन्य अड्डे उन पर। यानी कि आपके जो वहां एयर डिफेंस सिस्टम है खाड़ी में, वो काम नहीं कर पा रहे ईरान के सामने। ये अमेरिका ने स्वीकार कर लिया है, चूंकि आपको साउथ कोरिया से अपना वो एयर डिफेंस सिस्टम उखाड़ कर ले जाकर खाड़ी देशों में ले जाना पड़ रहा है। तो अब वो कितना आप कर पाएंगे ये आने वाला समय बताएगा। मुझे लगता है कि ट्रंप साहब जो है अब वो पूरी तरीके से हाँफने लगे हैं। राजीव जी, जब उनको कांग्रेस के अंदर जाकर सामना करना पड़ेगा, उनकी पार्टी के अंदर लोग जो है नाराज हैं, जो दूसरी पार्टी डेमोक्रेटिक है वो काफी ज्यादा नाराज है, और जो शक चूमर है वहां के जो डेमोक्रेटिक लीडर हैं, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि ईरान पर हमला ये ट्रंप की निजी लड़ाई है, इसका अमेरिका से कोई लेना देना नहीं है। और यही बात राजीव जी रिपब्लिकन पार्टी के अंदर भी हो रही है। तो ट्रंप साहब गले गले तक फंसे हुए हैं, और मार्को रूबियो ने जिस तरीके से स्वीकार किया कि इजराइल के कहने पर हमने ये हमला किया, और ये बयान मार्को रूबियो का ये ट्रंप के लिए उल्टा पड़ रहा है कि आपको इजराइल के मामले में इस तरीके से खुद उतरने की आवश्यकता क्यों पड़ गई, जब तक कि आपके ऊपर कोई ईरान हमला करने वाला नहीं था। और ये भी उन्होंने स्वीकार किया है कि कोई ऐसी सूचना नहीं थी कि ईरान जो है पहले हमला करेगा। तो ये राजीव जी ट्रंप साहब फंसते हुए नजर आ रहे हैं। अब वो अपनी रणनीति में क्या करें, फिलहाल तो घिरते हुए नजर ही आते हैं। जी, जिस बिल्डिंग का आप जिक्र कर रहे थे, जिस पर ईरान की बिल्डिंग, कोम शहर में ये बिल्डिंग है जिसमें आप कह रहे थे कि उस पर इजराइल ने, कोम शहर में, और जिस पे इजराइल ने हमला किया और कहा है कि वहाँ पर मीटिंग चल रही थी, नई लीडरशिप की मीटिंग चल रही थी, और लेकिन ये ईरान का खंडन आ गया है इस पर। ईरान की मेहर न्यूज़ एजेंसी ने बताया है कि कोम में लीडरशिप एक्सपर्ट्स काउंसिल से संबद्ध जिस इमारत को निशाना बनाया गया है वो पुरानी और गौण है और बैठकों के लिए इस्तेमाल नहीं की जाती है। पुरानी बिल्डिंग है, बैठकों के लिए इस्तेमाल नहीं की जाती है। और यही मैं कहा राजीव जी, बिल्कुल, तो वहाँ बैठक नहीं हो रही थी। और खैर, चुनाव कह रहा हूँ, हिंदुस्तान में चुनाव ही होता है, इसलिए ध्यान चुनाव का आता है। अभी फिर से चुनाव होने 2-3 दिनों में चुनाव की घोषणा हो जाएगी। लेकिन युद्ध में भी ऐसे ही प्रॉक्सी वॉर किए जाते हैं, और ये वही है, ये प्रॉक्सी है। और इस पे बहुत सारी बातें जो हैं वो कई बार सिर्फ आती और जाती हैं। जैसे उधर डोनाल्ड ट्रंप को कह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप की ईरान मुझसे बात करना चाहता है। चलिए,
बात करेंगे आगे, ईरान अगर बात करता है या डोनाल्ड ट्रंप बात करते हैं तब भी बात करेंगे, और जो कुछ हो रहा है युद्ध से रिलेटेड उस पर तो हमारी निगाहें बनी हुई हैं, आप तक हम वो पल पल की रिपोर्ट पहुंचा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम साथियों का। अमलेंदु जी आपका शुक्रिया, प्रशांत जी आपका शुक्रिया, सिराज नकवी साहब आपका शुक्रिया, आमिर हैदर जैदी साहब आपका शुक्रिया, और साथ में जुड़े थे हमारे साथी डॉक्टर राकेश पाठक जी, उनका भी शुक्रिया। आप तमाम साथियों जो हमारे साथ बने रहे, आप सबका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। ज्योति जी हमारे साथ, नरसिंह कुंदलवाल जी हमारे साथ बने हुए हैं, और जो बदनामी इजराइल जाकर मोदी ने भारत की करवाई है उसकी भरपाई सोनिया गांधी के लेख से हो गई, ये लिख रहे हैं। बंशीलाल धोरपुरिया साहब भी हैं, फजल अली साहब, पंकज जी भी हमारे साथ पटना दानापुर पटना से जुड़े हुए हैं, उमर अली साहब हैं, रायमोहन सिन्हा साहब और GS शर्मा साहब भी हमारे साथ हैं, घनश्याम शर्मा पशुहारी बलिया से। हमारी सरकार की विदेश नीति और कूटनीति दोनों कटघरे में है। भारत सरकार को आयतुल्ला खामनेई की मौत पर अपनी अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं। सारा कुरैशी जी गुड नाइट आपको भी, और देवेंद्र चटर्जी जी आपको भी गुड नाइट। तमाम साथियों, बख्तावर जी,